हाय बच्चा पार्टी, मेरा नाम है शुभम पाठक और मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 9 की एसएसटी और बायोलॉजी। और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये चैप्टर लंबा बहुत है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। इनफैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप सिर्फ क्लास 9th में ही नहीं क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम, लेकिन एट द सेम टाइम इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे कि कहानी की तरह हमें याद हो जाएगा। बीच बीच में हर टॉपिक से मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराती रहूंगी और इनफैक्ट जहां से भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी बताती हुई चलूंगी। तो आज पूरा चैप्टर एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा एंड आई किड यू नॉट, ये होने वाली है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। और ये मैं दावा करके बोल सकती हूँ, मतलब 15 मिनट्स में इस लेक्चर को अगर आपने देख लिया ना तो पेपर में कम से कम 3 से 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और बहुत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई मेरी वीडियो आए तुम्हें पहले ही पता चल जाए, यूट्यूब नोटिफाई कर दे, तुम्हें बाद में ना देखनी पड़े। ठीक है, तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो देखो 14 जुलाई 1789 की बात है। क्या हुआ एकदम से, हम देखते हैं कि 14 जुलाई 1789 को जो फ्रांस का राजा था उसने अपनी आर्मी को बोला कि जाओ भाई, शहर में दंगे होने वाले हैं, जाओ तुम वहां जाके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। एट द सेम टाइम कुछ नहीं तो 7,000 आदमी और औरतें जो मिलिटिया बन गए थे। मिलिटिया का मतलब जो, अब ऐसा नहीं है कि जब आप धरने पे बैठते हो तो आपको सिर्फ प्रोटेस्टर बोला जाता है, जब आप रिबेलियन करने पे आ जाते हो विद गन्स एंड बंदूक्स एंड ऑल ऑफ दैट तो आपको क्या बोला जाता है बच्चा? आपको मिलिटिया बोला जाता है। तो 7,000 मिलिटिया पेरिस में टाउन हॉल के आसपास जाके गैदर हो गए। फिर उन्होंने वहां की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो राजा को बिलोंग करती थी वहां पे जाके अटैक करना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो जो सबसे बड़ा जेल था जिसमें राजा के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता था तो राजा जाके जेल में डाल देता था, उस जेल में जाके भी अटैक कर दिया। और उसके आगे आने वाले दिनों में पेरिस में बहुत सारे दंगे हुए। तो ये इस एक इंसिडेंट से ये चैप्टर शुरू होता है। ये मेन इंसिडेंट नहीं है, मोस्टली इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है पहले आपको एक छवि दे देता है कि चैप्टर में आगे क्या होने वाला है। सोचो, फ्रांस जैसा बड़ा देश जहां पे बहुत पैसा है और हमेशा से रहा है, वहां पे ऐसा क्या हुआ होगा कि राजा को आर्मी भेजनी पड़ी अपने ही लोगों पे बंदूकें तानने के लिए, और लोगों ने तो जाके राजा के जेल पे अटैक कर दिया, उसके कमांडर को मार डाला, उसके अंदर जितने कैदी थे, प्रिजनर्स थे, उन्हें भगा दिया इस बात पे कि भैया हम राजा की डेस्पोटिक पावर को हम खत्म करना चाहते हैं। डेस्पोटिक पावर होता है बच्चा जब एक इंसान मनमानी करता है ना, अपनी किसी और की बात नहीं सुनता, जब एक इंसान के हाथ में इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है तो उसे डेस्पोटिज्म बोलते हैं। तो फ्रांस के राजा को वो लोग डेस्पोटिक मानते थे, फ्रांस के लोग, इसीलिए उसकी पावर को खत्म करने की उन्होंने ठानी थी। इतना हो गया क्लियर? तो अब हम जानेंगे धीरे धीरे कि फ्रांस में ऐसा हो क्या रहा था। पहले देखते हैं कि ये राजा साहब थे कौन जिनकी इतनी बुराई हो रही है, जिनके खिलाफ लोग इतनी आवाज उठा रहे हैं। राजा का नाम था, बहुत फनी है, राजा का नाम था लुई द 16th। अब राजा बेचारा 20 साल का था जब उसे फ्रांस की राजगद्दी सौंप दी गई थी। 20 साल के बच्चे आप देख रहे हो यहाँ पे, उन्हें बिल्कुल अकल नहीं होती, बैंक का एक चेक भरना भी नहीं आ रहा होता। कई मैच्योर हो जाते हैं, कई बिल्कुल भी नहीं होते। अब उसी 20 साल के लड़के को तुमने क्या दे दिया है? पूरी की पूरी फ्रांस की राजगद्दी दे दी है। ऊपर से वो शादीशुदा भी था। अब उसकी जो रानी थी, लुई द 16th की जो वाइफ थी, वो एक्चुअली ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मतलब उनका जो मायका है वो फ्रांस नहीं था, वो ऑस्ट्रिया था। और बाद में शादी के बाद वो क्या बन गई? फ्रांस की रानी बन गई, और उनका नाम था मेरी एंटोनियट। अब मेरी एंटोनियट की भी उम्र बहुत कम थी, लुई द 16th की भी उम्र बहुत कम थी। इन दोनों को फ्रांस की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो उस वक्त चल रही थी, जो काफी खराब थी, वो नहीं संभल रही थी। ठीक है, और ये जो राजा है ये किस खानदान को बिलोंग करता था? बर्बन खानदान को बिलोंग करता था, तो इसे बोला जाता है बर्बन डायनेस्टी। और राजा साहब को गद्दी दी गई थी 1774 में। और अभी देखना तुम, अभी कुछ सालों में, कुछ 10-15 सालों के अंदर ही उनसे ये राजगद्दी छीन ली जाएगी। ठीक है, और लोग छीनेंगे। सो राजा को अभी तक क्या समझा हमने? लुई द 16th was only 20 years old जब उसे फ्रांस सौंप दिया गया। He was not at all capable of handling France। मेरी एंटोनियट भी बहुत ज्यादा हैंडल करने के लिए फ्रांस को तैयार नहीं थी। इन दो छोटे छोटे बच्चों को पूरा इतना बड़ा देश दे चुके थे जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियल टर्मोइल चल रही थी। फाइनेंशियल टर्मोइल का मतलब प्रॉब्लम, फाइनेंशियल का मतलब पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब बात क्या आती है कि इतने बड़े देश में
इतने अमीर देश में, फ्रांस जैसे देश में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल क्यों रही थी बच्चा? तो उसके बड़े सारे कारण हैं। कारण नंबर 1 है कि फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिका को टू गेन इंडिपेंडेंस। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अंग्रेज हम पे राज करते थे, वैसे अंग्रेज अमेरिका पे भी एक टाइम पे राज किया करते थे, यानी कि यूके अमेरिका पे भी राज किया करता था। तो अमेरिका को यूके के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए था, आपको वेपन्स वगैरह खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो फ्रांस ने अमेरिका को दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और अमेरिका ने जो कर्जा लिया था, अमेरिका को कायदे से वो कर्जा लौटा देना चाहिए था फ्रांस को, लेकिन फ्रांस को वो कर्जा लौटाया नहीं गया। तो राजा के पास इतना सारा पैसा थोड़ी होता है, और होता भी है तो राजा अपनी जेब से थोड़ी पैसा निकाल के देता है, ये ले भाई अमेरिका तू यूके से ले ले इंडिपेंडेंस। राजा क्या करता है, आसपास से स्टेट के क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब कि कर्जा देने वाले लोग होते हैं, उनसे कर्जा लेके उसने अमेरिका को दिया था। अब कर्जे वाले तो आ गए थे राजा के पास, भैया हमारा कर्जा दो, तुमने हमसे कर्जा लिया था, लेकिन अमेरिका फ्रांस का कर्जा दे नहीं रहा था, तो फ्रांस पे चढ़ गया था कर्जा। फ्रांस हैड अ डेट, डेट का मतलब कर्जा, ऑफ कितना, 1 बिलियन लिवरे। लिवरे क्या थी, फ्रांस की उस जमाने की करेंसी थी बच्चा, करेंसी थी। और ये बढ़ते बढ़ते, मतलब अब इतने साल हो गए थे इसको कि अब ये 2 बिलियन लिवरे में कन्वर्ट हो गया था, मतलब इस पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया था कि ये 2 बिलियन लिवरे में कन्वर्ट हो गया था। तो पहली बात तो इतना सारा पैसा यहां जा रहा है। दूसरी बात, फ्रांस का जो राजघराना है वो बहुत ही फैंसी तरीके से रखता था, तो उसकी भी बहुत कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रॉयल फैमिली। भैया पता, मैरी एंटोनियट इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज कराती थी, इतनी महंगी महंगी पार्टीज कराती थी, इंडिया से लेके चाइना से लेके यूरोप के कोने कोने तक मैरी एंटोनियट के जो रानी साहिबा थी, उनके कपड़े बनाने वाले, जूते बनाने वाले आया करते थे। और मैं मजाक नहीं कर रही, उस पर बड़ी सारी मूवीज बनी हुई हैं। तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द रॉयल मैंशन, यानी कि रॉयल घराना जो था, पैलेस बोल लो आप, और आर्मी बोल लो, कोर्ट बोल लो जिसमें सारे के सारे लोग बैठा करते थे, इंपॉर्टेंट लोग बैठा करते थे, कॉलेजेस बोल लो जो उस जमाने में फ्रांस में होते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स बोल लो, ये सारी चीजों को मेंटेन करने का खर्चा बहुत ही ज्यादा हाई था। तो पैसा इसके लिए भी चाहिए, पैसा इसके लिए भी चाहिए। अब उसके बाद राजा और रानी से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि राजा और रानी इस बात पे ध्यान देंगे, लेकिन राजा भाई साहब थे तो फ्रांस संभल ही नहीं रहा था, और रानी साहिबा पार्टी करने में बिजी थी, तो फ्रांस की हालत थोड़ी सी खराब थी। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। ठीक है, अब राजा और रानी को जो ये इतना सारा पैसा चाहिए था अपना कर्जा उतारने के लिए, उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि काम करते हैं, जो आम जनता है, जो आम जनता है फ्रांस की, जो टैक्स देती थी बेचारी, जो गरीब होके भी टैक्स देती थी, उन पे टैक्स हम और ज्यादा बढ़ा देते। अब ये तो गलत बात है, प्रॉब्लम तो तुम्हारी है, तुमने पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि अमेरिका को तुम्हें पैसे देने इंडिपेंडेंस के लिए, अब उसकी वजह से तुम कॉमन लोगों पे टैक्स बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली लोग तुमसे गुस्सा होंगे ही। ऊपर से सोसाइटी में उस वक्त जो है इक्वालिटी नहीं थी। फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था बच्चा 1789 में। 1789 से पहले फ्रांस की सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी चलती थी उसे बोला जाता था ओल्ड रेजीम। क्या बोला जाता था? ओल्ड रेजीम। तो जैसे इंडिया में तुम कास्ट सिस्टम देखते हो, है ना, जो कि काफी डिस्क्रिमिनेटरी है, काफी लोगों को कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है, वैसे ही फ्रांस में 3 कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया था। पहली कैटेगरी को बोला जाता था द क्लर्जी कम्युनिटी। क्लर्जी कम्युनिटी में वो वाले लोग आते थे जो चर्च या चर्च से रिलेटेड होते थे, जैसे फादर हो गए, पास्टर हो गए, है ना, बिशप हो गए, ये सारे लोग क्लर्जी कम्युनिटी में आते थे। अब ये क्या है, पैदाइशी प्रिविलेज्ड होते थे। अगर आप क्लर्जी कम्युनिटी में हो तो आप क्या हो, प्रिविलेज्ड हो। इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी होती थी, साथ में कॉमन लोग, कॉमन पीपल जो होते थे, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, वर्कर्स, ब्रेड बनाने वाले, कॉबलर, कारपेंटर, तो कॉमन पीपल यूज टू पे देम टैक्सेस। कॉमन लोग इन्हें क्या देते थे, टैक्सेस देते। भाई काय बात का टैक्स, तुम कॉमन लोगों के लिए क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस तुम पैदा हो गए क्लर्जी कम्युनिटी में तो तुम्हारे पास प्रिविलेज है, तुम्हें टैक्सेस नहीं देने पड़ते, बल्कि कॉमन लोग तुम्हें आके टैक्सेस देते हैं, और तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है, तुम क्या हो, यहाँ पे प्रिविलेज्ड हो। प्रिविलेज का मतलब बच्चा एडवांटेजेस है तुम्हारे पास ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब सेकंड कम्युनिटी आती थी, ये हो गई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।
सेकंड होती थी नोबिलिटी कम्युनिटी। नोबिलिटी में आते थे राजा के सगे लोग। देखो राजा तो सुप्रीम हो गया, राजा और रानी सुप्रीम हो गए, लेकिन जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके फर्स्ट कजिन हैं, सेकंड कजिन हैं, है ना, जो उनके दरबार में काम करने वाले इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन सबको क्या बोलोगे तुम? उन सबको बोलोगे नोबिलिटी कम्युनिटी। नोबिलिटी कम्युनिटी भी क्या थी? प्रिविलेज थी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। मतलब कि अगर तुम नोबिलिटी कम्युनिटी में पैदा हुए हो तो तुम्हें टैक्सेस नहीं देने हैं, तुम्हें टैक्सेस नहीं देने हैं। नो टैक्सेस, नो टैक्सेस फॉर देम। ये कोई टैक्सेस नहीं देते थे। इनफैक्ट ये वाले लोग भी कोई टैक्सेस नहीं देते थे, नेवर पेड टैक्सेस। ठीक है, तो ये भी प्रिविलेज थे। एंड दे वर वेरी वेरी रिच, बहुत रिच थे और इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। अब इन दो कैटेगरी में जो लोग नहीं आते थे फ्रांस में, वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाते थे? थर्ड स्टेट में आ जाते थे। तुम्हारे पास पैसा है, बिजनेसमैन भी इसी में आ रहे हैं, बेगर्स भी इसी में आ रहे हैं, कॉबलर भी, कारपेंटर भी, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सब लोग किस में आ रहे हैं? थर्ड स्टेट में। तो बेसिकली अगर तुम इसमें नहीं आ रहे हो तो तुम किस में आ रहे हो? थर्ड स्टेट में। लेकिन 90% जो लोग हुआ करते थे थर्ड स्टेट में, वो क्या होते थे? पेजेंट्स हुआ करते थे। बच्चा क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1789 की, तब ज्यादातर लोग क्या करते थे? खेती करते थे। तो 90% थर्ड स्टेट क्या था? फार्मिंग करने वाला था। फार्मर्स के पास बहुत ज्यादा पैसा तो होता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें देने पड़ते थे, दे यूज्ड टू पे, इन्हें देने पड़ते थे बच्चा टैक्सेस। टैक्सेस, इन्हें कुछ टैक्स चर्च को भी देना पड़ता था, यानी क्लर्जी कम्युनिटी को भी देना पड़ता था, और इन्हें कुछ टैक्सेस राजा को भी देने पड़ते थे। तो सारा का सारा टैक्स का भार किस पे आ रहा है? थर्ड स्टेट पे, जो कि सबसे गरीब है। अमीर स्टेट्स पे तो कोई भार ही नहीं आ रहा, इनके पास कोई प्रिविलेज नहीं है, ये गरीबी में और धंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। तो मतलब कि लोगों में और गुस्सा है। पहली बात तो ओल्ड रिजीम की वजह से गुस्सा है उनमें, और दूसरी बात राजा से जो फाइनेंशियल टर्मोइल संभल नहीं रही थी और वो टैक्सेस बढ़ाने का सोच रहा था, उस चीज का गुस्सा है, राइट। तो कॉमन लोगों की हालत बहुत ही खराब थी। इन्हें जो चर्च को टैक्स देना पड़ता था बच्चा, जो फार्मर्स को चर्च को टैक्स देना पड़ता था, मतलब जो भी उनकी क्रॉप उगती थी हर साल, उसमें से एक हिस्सा, 1/10 हिस्सा उन्हें चर्च को देना पड़ता था बिना बात के। इसे बोला जाता था, इस टैक्स को बोला जाता था तीथे। फिर एक टाइले नाम का टैक्स भी हुआ करता था बच्चा, जो थर्ड स्टेट किसे देती थी? स्टेट को देती थी। स्टेट को देने का मतलब राजा को दिया करती थी। स्टेट का मतलब नेशन, नेशन का राजा कौन था? लुई द 16, तो उसको दिया जाता था। इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया जाते थे। अगर आप नमक खरीद रहे हो, आप टोबैको खरीद रहे हो, आप अल्कोहल खरीद रहे हो, कुछ भी आप खरीद रहे हो, तो उस पर भी जो टैक्स लग रहा है, वो टैक्स भी किसको जा रहा है? स्टेट को जा रहा है, यानी कि राजा को जा रहा है। तो इतने सारे तरीके के जो टैक्स है वो कौन दे रहा था बच्चा? थर्ड स्टेट दे रहा था। यहाँ पे मैंने तुम्हें डेफिनेशन दे दी है। लिवरे क्या थी? फ्रांस की करेंसी थी, फ्रांस के रेवोल्यूशन से पहले। तीथे वो वाला टैक्स था जो फार्मर्स दिया करते थे चर्च को, अपनी क्रॉप्स में से जो पैसा आता था उसका 1/10 हिस्सा दिया करते थे। टाइले वो टैक्स था जो कॉमन लोग दिया करते थे स्टेट को, यानी कि राजा साहब को। इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। अब इतने ज्यादा गुस्से में एक और प्रॉब्लम आने वाली थी जिसका नाम है सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या नाम है? सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो देखो बच्चा क्या हुआ कि फ्रांस में ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। आज तुम देखते हो इंडिया चाइना में बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन यूरोप में उस जमाने में इतनी पॉपुलेशन हुआ करती थी, तभी तो यूरोप के बड़े बड़े देशों ने अमेरिका, इंडिया जैसी कंट्रीज पे कब्जा जमाया, क्योंकि उनके यहाँ इतना एरिया ही नहीं था कि इतनी सारी पॉपुलेशन रह सके, तो वो आके इंडिया में रहते थे, राइट। सो वहां पे पॉपुलेशन बहुत थी। तो फ्रांस इज ऑल्सो यूरोपियन कंट्री, यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही थी। 50 सालों के अंदर, समवेयर अराउंड 50-60 सालों के अंदर फ्रांस की पॉपुलेशन क्या हो गई थी? ऑलमोस्ट 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी, तो काफी बढ़ गई थी। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन भी बढ़ना चाहिए। जब खाने वाले लोग ज्यादा हैं तो खाने का प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन खाने का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। प्रॉब्लम ये हो गई, प्रोडक्शन ऑफ फूड was less than द नंबर ऑफ पीपल। मतलब जितने लोग हैं फ्रांस में उस वक्त, उन सबके लिए इतना खाना मौजूद ही नहीं था। तो अच्छा, खाने की क्या हो गई? कमी हो गई। फूड की क्या हो गई? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब कमी। स्कैरसिटी ऑफ फूड हैपेंड। नॉर्मल सी बात है, जब इतना खाना ही नहीं है तो खाने की क्या हो जाएगी? कमी। अच्छा, जब खाने की कमी होती है, याद करो जब कोरोना में नया कोरोना आया था तो सैनिटाइजर कितने महंगे मिलने लग गए थे, क्योंकि सैनिटाइजर तब मार्केट में इतने मिलते नहीं थे, राइट। तो कमी हो गई थी तो महंगे हो गए थे। सिमिलर चीज हुई फ्रांस में, जब खाने की कमी हुई तो फूड ग्रेन के प्राइसेस, यानी कि अनाज के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए।
अब इसमें प्रॉब्लम आई कि फ्रांस की थोड़ी सी तबीयत, थोड़ी सी किस्मत खराब थी। एक बार ओले पड़ने की वजह से फसल खराब हो गई, एक बार ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने की वजह से फसल खराब हो गई, तो उससे और ज्यादा खाने की कमी आ गई और ज्यादा फूड ग्रेन प्राइसेस बढ़ गए। अच्छा, जब मार्केट में महंगाई बढ़ रही है और आपकी सैलरी वहीं की वहीं है, तो मतलब कि एक तरीके से आपकी सैलरी कम हो गई है ना। मानो आपकी 100 रुपए पॉकेट मनी है जिससे तुम 5 पैकेट लेस खरीदते थे, लेकिन लेस का प्राइस जो 20 रुपए का एक पैकेट आता है वो 40 रुपए का हो जाए, तो अब उस 100 रुपए में तुम 2 ही पैकेट लेस के खरीद पाओगे और 20 रुपए जेब में रख पाओगे। पहले 4 खरीद ले रहे थे, अब 2 ही खरीद पाओगे, राइट। तो तुम्हारी पॉकेट मनी तो उतनी की उतनी है, पर क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ गई है तो तुम्हारी रियल वेज, इसे बोला जाता है रियल वेज, मतलब कि जो तुम्हारी तनख्वाह मार्केट से रिलेटेड होती है उसे तुम बोलते हो रियल वेज। तो लोगों की जो रियल वेजेस हैं वो वहीं की वहीं थी, रियल वेजेस स्टार्टेड डिक्रीजिंग बेसिकली, राइट। क्योंकि मार्केट में चीजों के प्राइसेस बढ़ गए तो लोग जो पैसा कमाते थे अब वो उनके लिए पर्याप्त नहीं पड़ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों के पास आ गए थे भैया खाने के वांदे। और जब खाना नहीं मिलता है ना आपको, जब आप क्या चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी तो आपको मिल ही नहीं रही, ब्रेड तो आपको मिल ही नहीं रही, जैसे हमारे यहाँ चपाती खाते हैं उनके यहाँ ब्रेड खाते हैं, है ना। ब्रेड आपको मार्केट में मिल ही नहीं रही, इतनी महंगी आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि जब आपकी सर्वाइवल पे बात आ जाए तो उसे तुम बोलोगे सबसिस्टेंस क्राइसिस। एक सेकंड रुकना। हाँ अभी ठीक है ना, थोड़ा सा साइड से दिख नहीं रहा था। हाँ, सबसिस्टेंस क्राइसिस यानी कि एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहां तुम्हारे जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए तुम्हें, जैसे कि खाना, अगर वो ही एंडेंजर हो गई है, मतलब वही नहीं मिल रही है, तो उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो अब लोगों में आक्रोश और बढ़ गया था, लोग राजा से और ज्यादा गुस्से थे। अब इसी दाल में तड़का लगने वाला था, इसी गुस्से में और लोग छौंका लगाने वाले थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओ। यू हैव 30 सेकेंड्स, ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन बच्चा। कमेंट्स में जरूर बता देना आंसर। चलिए जी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सबने आंसर कर ही दिया था। नेक्स्ट है द ग्रोइंग मिडिल क्लास। अभी तक क्या है कि सोसाइटी में दो ही तरीके के लोग होते थे, या तो अमीर लोग या तो गरीब लोग। अब बीच में एक नई कैटेगरी आ रही थी धीरे धीरे, मिडिल क्लास लोगों की। अब ये तुम क्लास 10th में जाओगे तो पता चलेगा तुम्हें, ये कैटेगरी इसलिए आ रही थी क्योंकि लोग इंडस्ट्रीज बनाने चालू हो गए थे। पहले जो है सारा काम हाथ से होता था, हाथ से काम करने वाले बेचारे लोग गरीब ही रह जाते थे, राइट। और जो कपड़े खरीद रहे होते थे हाथ से बने हुए, वो लोग ऑब्वियसली अमीर होते थे, क्योंकि हाथ का सामान जो है महंगा आता है। हैंडमेड सामान आज भी देखते हो तो मार्केट में महंगा आता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या कर लिया था, पैसा इकट्ठा कर लिया था। कैसे? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी, अच्छा बच्चा, जब मैं सेंचुरी बोलती हूं तो मेरा मतलब होता है बैकवर्ड। 18th सेंचुरी का मतलब है 1701 से लेके 1800। सेंचुरी हमेशा बैकवर्ड चलती है, ठीक है। सो 18th सेंचुरी में धीरे धीरे लोगों ने ओवरसीज ट्रेड कर ली थी। ओवरसीज मतलब बाकी आसपास के देशों में ट्रेडिंग कर ली थी। कपड़ा बेच दिया, सिल्क का कपड़ा बेच दिया, कॉटन बेच दिया, वुलन कपड़ा बेच दिया, कुछ सब्जियां बेच दी, क्रॉप्स बेच दी, राइट। कुछ ना कुछ सामान बना बना के कुछ लोग थे जो थर्ड स्टेट को बिलोंग करते थे। अब उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया था। तो जब लोगों के पास पैसा इकट्ठा होता है बच्चा, तो वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, वो उन्हें अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छे कॉलेजेस में डालते हैं, है ना। सो धीरे धीरे वो फैमिलीज जिन्होंने 18th सेंचुरी में ओवरसीज ट्रेड में इन्वेस्ट किया था, अब वो फैमिलीज थोड़ी सी प्रॉस्पेरस हो गई थी, राइट। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है थोड़ी सी उन्नति कर ली थी उन्होंने। किस टर्म्स में? इनके पास एजुकेशन भी थी बच्चा, और इनके पास पैसा भी था, इनके पास मनी भी था। हाँ, इतना पैसा नहीं था जितना क्लर्जी और नोबिलिटी के पास था, लेकिन ठीक ठाक पैसा था। इतना पैसा था और इतनी एजुकेशन थी कि सोसाइटी में जो ओल्ड रिजीम में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के बीच में, वो डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों को अब पल्ले पड़ रहा था। इन्हें समझ आ रहा था कि बेशक सदियों से ये चला आ रहा है, लेकिन ये सही तो नहीं हो रहा है, राइट। सो 18th सेंचुरी में आई एक ऐसी क्लास जिसके पास एजुकेशन था और पैसा था, बिकॉज उसने की थी ओवरसीज ट्रेड।
तो उसने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया था और इस क्लास को बोलते हैं मिडिल क्लास। धीरे धीरे ये जो मिडिल क्लास जनता है उसे समझ आ रहा था कि सोसाइटी में जो कुछ कम्युनिटीज को पैदाइशी रूप से एडवांटेजेस प्रोवाइड किए हुए हैं वो बिल्कुल गलत है और इन्हें अब धीरे धीरे स्वतंत्रता, इक्वालिटी, वोटिंग राइट, ये सारी बातें पल्ले पड़ने लगी थी क्योंकि अमेरिका तब तक आजाद हो गया था। अमेरिका आजाद हो गया था, अमेरिका में ऑलरेडी डेमोक्रेसी आ गई थी, तो फ्रांस भी देखा देखी अमेरिका का या बाकी देशों को समझने लग गया था कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, इक्वालिटी वगैरह आनी चाहिए। अब इसमें तड़का लग गया था फ्रांस के फिलोसफर्स की वजह से। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं मैं तुम्हें बता देती हूँ फिलोसफर्स होते कौन है। कुछ लोग होते हैं, फिलोसफी बेसिकली एक तरीके की पढ़ाई है, अब तो पढ़ाई बन गई है, ग्रेजुएशन होती है इसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है इसमें फिलोसफी में। तो फिलोसफी क्या होता है बच्चा, बहुत बड़े बड़े ना महानुभाव रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी भी एक तरीके से तुम फिलोसफर मान सकते हो, एरिस्टोटल हो गए, प्लाटो हो गए, बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे महानुभाव रहे हैं, चाहे वो ग्रीस में रहे हो, चाहे वो इंडिया में रहे हो, चाहे वो अमेरिका में रहे हो, चाहे वो फ्रांस में रहे हो। जिन लोगों की जो बातें हैं उस टाइम के हिसाब से बहुत ही अहेड थी। अभी जैसे मैं अभी बोलूं, करंटली तो सोसाइटी में तुम्हें थोड़ी बहुत इक्वालिटी देखने को मिली जाती है, लेकिन मैं अभी कोई ऐसी बात बोलूं जो आज से 50 साल बाद जाके कहीं संभव होगी, तो आज के जमाने वाले मुझे बोलेंगे पागल है, ये तो पागल है, कैसी बातें कर रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जैसे वोटिंग राइट औरतों को मिला था 1950s के बाद, पूरी दुनिया की बात करोगे तो 1950s के बाद वोटिंग राइट मिला था। अगर उससे पहले 1800 में, 1700 में मैं बोलती ना औरतें और आदमी इक्वल है, उन दोनों के पास वोटिंग का हक होना चाहिए, मुझे बोलते हैं तो पागल है, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, राइट। तो कुछ लोग होते हैं जो इतने समझदार होते हैं कि उन्हें हम फिलोसफर्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो सोचने की शक्ति होती है, उनका जो थिंकिंग का पैटर्न होता है वो बाकी लोगों से अलग होता है और सुपीरियर होता है। तो फिलोसफर जो ज्ञान देते हैं उनको बोला जाता है फिलोसफी। कोई भी इंसान फिलोसफर बन सकता है, आप उतना अच्छा ज्ञान दो कि लोग आपके ज्ञान को पढ़े तो आप फिलोसफर बन जाओगे, राइट। तो फ्रांस के जो फिलोसफर्स हैं वो इंडिया से लेके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक सब लोगों को पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि समहाउ फ्रांस के फिलोसफर्स ने ऐसी ऐसी बातें बोली जो आज भी रेलिवेंट है। अभी मैं बताऊंगी एक एग्जांपल देके, बट चलो हम पहले फिलोसफर्स को पढ़ लेते हैं। पहले फिलोसफर हैं आपके जॉन लॉक। जॉन लॉक, राइट। जॉन लॉक ने किताब लिखी बच्चा, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो पहले क्या होता था कि राजा को ना यूरोप में, मतलब वेस्टर्न सोसाइटीज में राजा को भगवान का रूप माना जाता था। ऐसे लोग सोचते थे कि भगवान जो है राजा के थ्रू हमसे बात करता है। इसे बोला जाता था डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। डिवाइन का मतलब आदि शक्ति, मतलब बेसिकली भगवान। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन मतलब कि भगवान को अगर कुछ बोलना होगा तो राजा के थ्रू या रानी के थ्रू बोलते हैं, राइट। तो फिर हमारे जॉन लॉक भाई साहब ने एक थ्योरी दी, एक फिलॉसफी दी उस जमाने में, इतने पुराने जमाने में, जब एक्चुअली में लोग भगवान मानते थे राजा को, कि भैया ये जो भगवान मानने वाला तुम्हारा जो क्राइटेरिया है ना ये गलत है। तो इन्होंने चैलेंज किया डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को कि भगवान मानना करो बंद। और इन्होंने क्या बात बोली कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो राजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट पावर का मतलब अगर राजा सारी की सारी पावर अपने हाथ में रखता है तो ये गलत है, कुछ पावर बाकी लोगों के पास भी होनी चाहिए। इन्होंने अपनी टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में ये दो बातें बोली। अच्छा, अब इनके एक फॉलोअर थे, इनको एक पसंद करने वाले एक और फिलोसफर थे जिनका नाम था रूसो। क्या नाम था? रूसो। स्पेलिंग याद रखना, रूसो। रूसो ने किताब लिखी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने बोला भैया सोसाइटी में दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक जो लॉज बनाते हैं, दूसरे जिनके लिए लॉज बनते हैं, एक जो हुक्म जमाते हैं, दूसरे जिन पे हुक्म चलता है। तो इन दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इन्होंने बस ये बोला सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि राज करने वाला जो राज कर रहा है, चाहे वो राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो मर्जी है, जो राज कर रहा है लोगों पे और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए। ये नहीं कल को कोई भी उठ के राजा बन जाए, कोई भी उठ के रानी बन जाए, ठीक है। तो ये बात बोली रूसो ने कि कंसेंट होना चाहिए राजा और प्रजा के बीच में। फिर आए आपके मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू स्पेलिंग देख लेना बहुत डिफिकल्ट है, मैं भी कभी कभी गलत लिख देती हूँ। मॉन्टेस्क्यू एक बहुत ही समझदार फ्रेंच फिलोसफर रहे हैं। इन्होंने किताब लिखी थी
द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब मैं बताती हूँ कि फ्रेंच फिलोसफर्स हम इंडिया में क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चा, इन्होंने उस जमाने में, इतने पुराने जमाने में एक बात लिखी कि पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। किसमें किसमें? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन्होंने उस जमाने में बोला कि एक देश में पावर को 3 बॉडीज में डिवाइड करना चाहिए, और आज भी इंडियन डेमोक्रेसी में हमारी जो पावर है वो इन तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड है। तुम सिविक्स में पढ़ोगे। इनफैक्ट अमेरिका में भी इसे फॉलो किया गया, और तब से लेके आज तक सारी डेमोक्रेसी में इसे फॉलो किया जा रहा है। तो हो गए ना भैया मॉन्टेस्क्यू भाई साहब बड़े महानुभाव। तो जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू की बातें पूरे फ्रांस में फैलती थी। तब लिटरेसी रेट इतना नहीं था, ऐसा नहीं है कि पूरे फ्रांस के सारे लोगों को जो है पढ़ना लिखना आता था, लेकिन लोग जहां पे भी जाते थे, सैलों में जाते थे, बाल कटवाने जाते थे, दूध खरीदने जाते थे, ब्रेड खरीदने जाते थे, किसी कैफे में जाते थे, तो कोई ना कोई जो है इन तीनों की बातें कर ही रहा होता था। तो वहां बैठ के लोग क्या करते थे, बकैती काट के आ जाते थे। मतलब बातें लोगों के कान में पड़ जरूर रही थी। और धीरे धीरे, पहले तो क्या था कि मिडिल क्लास जनता को ही समझ आ रहा था कि सोसाइटी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ओल्ड रिजीम गलत है। लेकिन अब जो अनपढ़ जनता थी वो भी इतना फ्रेंच फिलोसफर्स के बारे में सुन रही थी कि उनको सुन सुन के भी समझ आने लग गया था कि भैया हाँ, जो फ्रांस में चल रहा है ये गलत है, उसके बारे में कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा राजा और रानी के लिए बढ़ रहा था, और तभी खबर पहुंची, तभी एक अफवाह पहुंच गई कि राजा जो है अपने फिनेंशियल टर्मोइल को मिटाने के लिए फ्रांस की जनता पे टैक्स डबल करने वाला है। ऑलरेडी तुम किसी से गुस्सा हो, मान लो तुम ऑलरेडी अपने दोस्त से गुस्सा हो, और तुम्हें पता चले कि यार तुम्हारे दोस्त ने ना तुम्हारे पीठ पीछे से तुम्हारे बारे में ये बोला है, तुम और गुस्सा हो जाओगे। सिमिलरली लोग ऑलरेडी गुस्सा है राजघराने से, और लोगों को पता चले कि राजघराना उन पर टैक्स डबल करने वाला है, गुस्सा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, राइट। तो वही हुआ फ्रांस में। लुई द 16 को टैक्सेस बढ़ाने थे, क्योंकि फ्रांस का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन फ्रांस में एक बड़ी अच्छी सी बात थी, राजा बिल्कुल अपनी मर्जी से कि हाँ भैया कल से टैक्सेस डबल हो जाएंगे, ऐसा करते राजा के हाथ में नहीं थी ये पावर। तो राजा को एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, एक तरीके का एक पार्लियामेंट बिठाना पड़ता था, जिसको बोला जाता था एस्टेट जनरल। फ्रांस का ये क्राइटेरिया था, सदियों से चला आ रहा था, राजा बदले 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी तब से चला आ रहा था। तो एस्टेट जनरल क्या होती थी, एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसमें तीनों स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोग आते थे, मुद्दा डिस्कस होता था, प्रॉब्लम डिस्कस होती थी, और उस पर डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, लुई द 16 से पहले, अभी तो ये राजा साहब नए नए बने थे, लेकिन लुई द 16 से पहले ये मीटिंग बुलाई गई थी 1614 में। अच्छा, मीटिंग बुलाने की पावर राजा के पास थी, लेकिन डिसीजन लेने की पावर राजा के पास नहीं थी। डिसीजन तो इसी मीटिंग में लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले 1614 में ऐसी सिचुएशन आई थी जब स्टेट जनरल बिठानी पड़ी थी, अब फिर से आ गई थी। तो मतलब फ्रांस की हालत जो है थोड़ी सी टाइट चल रही थी। अब देखो होता क्या है, मैं बोलूं कि क्लास में, मान लो क्लास में मैथ पसंद करने वाले बच्चे जो हैं सिर्फ 10 है, और मैं बोलूं कि क्लास में साइंस पसंद करने वाले बच्चे क्या हैं, सिर्फ 10 हैं, सिर्फ लेट्स से 8 है। और मैं बोलूं कि क्लास में ड्राइंग पसंद करने वाले बच्चे 100 है, और मैं बोलूं कि एक खाली पीरियड, एम्प्टी पीरियड, वेकेंट पीरियड में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ये हम डिसाइड कर लेते हैं वोटिंग के बेसिस पे। मैं बोल रही हूँ मैथ वाले बच्चों का 1 वोट है, मैं बोल रही हूँ साइंस वाले बच्चों का 1 वोट है, और मैं बोल रही हूँ ड्राइंग वाले बच्चों का 1 वोट है। ये तो गलत है ना। 10 बच्चों को भी तुम 1 ही वोट दे रहे हो, यहाँ 8 बच्चों को भी तुम 1 ही वोट दे रहे हो, और यहाँ तुम 100 बच्चों को भी 1 ही वोट दे रहे हो। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर ये बच्चे ज्यादा हैं तो इन्हें ज्यादा वोट्स मिलने चाहिए। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि जितने ज्यादा लोग हों उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हो। अब ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि स्टेट जनरल में ऐसा नहीं हुआ। लुई द 16 ने 15 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट से आए 300 लोग, सेकंड से भी आए 300 लोग, और थर्ड से आए 600 लोग। अब आप सोच रहे होगे मैम थर्ड स्टेट से डबल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आए तो थे, लेकिन बच्चा थर्ड स्टेट में फ्रांस की 90% पॉपुलेशन आती थी, तो 90% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 600 लोग नहीं है पर्याप्त, राइट। तो अभी तक भी चलो ठीक था। 3 ये रिप्रेजेंटेटिव्स आए स्टेट जनरल में, इनका बोला गया कि वोट लिया जाएगा। अब
थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला कि चलो कोई नहीं, ये थोड़ा अनइक्वल दिख रहा है, लेकिन एक काम करो, 1 पर्सन 1 वोट दे दो, 1 पर्सन 1 वोट, क्योंकि थर्ड स्टेट को लगा अगर राजा पूछेगा कि टैक्स बढ़ाने चाहिए कि नहीं बढ़ाने चाहिए, ये सारे के सारे बोलेंगे हाँ बढ़ाने चाहिए क्योंकि इन्हें तो टैक्स देना नहीं होता, ये भी बोलेंगे कि हाँ बढ़ाने चाहिए क्योंकि इन्हें भी टैक्स नहीं देना होता, ये बोलेंगे कि टैक्स नहीं बढ़ाने देना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा, 600 लोग इधर 600 लोग उधर। तो यहाँ पे लोग सोच रहे थे, कॉमन लोग सोच रहे थे कि कोई नहीं, 1 पर्सन 1 वोट बोलते हैं राजा को करने के लिए, राजा मान जाएगा और हमारी जो सिचुएशन है थोड़ी सुधर जाएगी। राजा नहीं माना, राजा ने 1 पर्सन 1 वोट को नहीं माना, राजा ने बोला 1 एस्टेट 1 वोट, 1 एस्टेट 1 वोट। भैया मुद्दा उठा, एस्टेट जनरल में मुद्दा उठा, क्या फिनेंसेस सॉर्ट करने के लिए, फ्रांस के फिनेंसेस सॉर्ट करने के लिए टैक्सेस कॉमन लोगों पे बढ़ा देने चाहिए, थर्ड स्टेट पे बढ़ा देने चाहिए। फर्स्ट स्टेट ने बोला हाँ जी बढ़ा दो, सेकंड स्टेट ने बोला हाँ जी बढ़ा दो, हमें क्या है, नोबिलिटी ने भी बोल दिया, राइट। थर्ड स्टेट की बात ही नहीं मानी गई, क्योंकि 2 वोट हो गए ना, यहाँ पे मेजोरिटी जीत गई, तो थर्ड स्टेट के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आग बबूला होके, गुस्सा होके वहां से निकल गए कि भैया ऐसी कौन सी मीटिंग जहां हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही, फिर हमें बुलाया क्यों था, हमें क्या डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बुलाया था। अच्छा एक और चीज है, ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे इसमें कोई भी औरत नहीं थी, औरतों को रिप्रेजेंटेटिव बनने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, इन 600 रिप्रेजेंटेटिव में जो गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, बिल्कुल मतलब कि जैसे कुम्हार हो गए, कॉबलर हो गए, छोटे छोटे बहुत गरीब काम करने वाले जो लोग थे, उन्हें भी यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, फार्मर्स को भी एंट्री नहीं मिली थी। तो थर्ड स्टेट से भी तुमने जो लोग बुलाए वो थोड़े से वेल्दी बुलाए हैं, तुम्हें गरीबों की बात ही नहीं सुननी। तो इन सारी बातों की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और लोग चले गए वहां से बच्चा आग बबूला होके बाहर। उन्होंने बोला हमें तुम्हारी बात ही नहीं सुननी, तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। अब एस्टेट जनरल तो खत्म हो गई, ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, इन्होंने अपने आप को, वैसे ये तो सिर्फ स्टेट जनरल के लिए थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बने थे, इन्होंने ओवरऑल ही फ्रांस में बोल दिया कि ये जो 600 मेंबर्स हैं ये थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, आज से ये क्या करेंगे, थर्ड स्टेट को आज से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही लोग बाद में जाके क्रांतिकारी बनने वाले थे। तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम बता दी है स्टेट जनरल की, स्टेट जनरल की 3 प्रॉब्लम थी, इसीलिए मामला सल्टा नहीं। पहला, 1 पर्सन 1 वोट नहीं हुआ, 1 स्टेट 1 वोट हुआ। दूसरा, गरीब लोगों को वहां पे एंट्री नहीं मिली थी। तीसरा, जो है टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे और लोगों की बातें नहीं सुनी गई थी। तब हुआ क्या, तब तो ये लोग सारे रिप्रेजेंटेटिव जो थे ये बाहर आ गए स्टेट जनरल से आग बबूला होके। फिर धीरे धीरे कुछ खिचड़ी पड़ी। ये है मई की बात, ये मई की बात है। मई के बाद क्या आता है, कौन सा महीना आता है, जून आता है। 20 जून को ये लोग फिर से मिले, जो ये 600 लोग मीटिंग में गए थे ना रिप्रेजेंटेटिव बनके, ये लोग फिर से मिले। अब इतने सारे लोग मिलेंगे कहाँ, इतने सारे लोग किसी प्लेग्राउंड में मिलेंगे, 600 लोग बहुत होते हैं। तो इन लोगों ने एक ग्राउंड ऑफ वर्साली, वर्साली एक शहर है बच्चा फ्रांस में, बहुत खूबसूरत शहर है, वहां पे एक ग्राउंड है बड़ा सा, उस ग्राउंड के अंदर एक टेनिस कोर्ट बना हुआ है जो इंडोर है। अब चोरी छुपे मिलना पड़ेगा ना, दिन दहाड़े मिलोगे तो राजा साहब गोली मरवा देंगे, राइट। तो इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर पैलेस ऑफ वर्साली में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वहां पे 600 के 600 रिप्रेजेंटेटिव मिले और इन्होंने डिस्कस किया कि यार जो राजा ने हमारे साथ किया वो बहुत गलत किया, थर्ड स्टेट पे टैक्सेस और बढ़ा देंगे तो लोग गरीबी से मर जाएंगे। ये सारी बातें डिस्कस हुई और फिर उन्होंने बोला कि आज से ये सारे 600 के 600 लोग क्या हैं, ये सारे 600 के 600 लोग आज से नेशनल असेंबली बना रहे हैं। नेशनल असेंबली, जैसे इंडिया को भी जब आजादी चाहिए थी तो हमारे यहाँ भी बड़ी सारी पार्टियां बनती थी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये सारी पार्टीज क्यों बनी, इंडिया को आजादी दिलाने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम फ्रांस में अब आजादी लाएंगे, उसके लिए इन्होंने क्या बना लिया, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसका नाम रखा नेशनल असेंबली। और उसी टेनिस कोर्ट में इन्होंने ली शपथ, उस शपथ को बोला जाता है टेनिस कोर्ट ओथ। इन्होंने शपथ ली कि अब हम तभी थमेंगे, अब हम तभी चुप बैठेंगे जब फ्रांस का हम एक संविधान बना देंगे और राजा की पावर को कम कर देंगे। तो इन्होंने ठान लिया कि जो राजा अपनी मनमानी कर रहा है, जो इसने स्टेट जनरल बुलाई थी और हमारे साथ ऐसा किया, अब हम राजा को मजा चखाएंगे, संविधान बनाएंगे और राजा की पावर कम करेंगे। अच्छा, एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि थर्ड स्टेट को सिर्फ थर्ड स्टेट सपोर्ट करता था। देखो, इंडिया की भी जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है तो माना अंग्रेज बहुत गलत करते थे इंडिया के साथ, लेकिन कुछ अंग्रेज थे जिन्हें इंडिया की तरफ से भी जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि इंसानियत सब में होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि ब्रिटेन के लोगों में बिल्कुल इंसानियत नहीं थी, एक आधा इंसान ब्रिटेन का अच्छा भी था यार, उसने भारत की साइड से लड़ाई लड़ी है।
सिमिलरली जब थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, तो उसमें कई लोग और भी जुड़ गए जो एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन वो साथ किसका दे रहे थे? कॉमन लोगों का दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मीरा ब्यू नाम का एक इंसान था, बच्चा, जो बहुत पावरफुल स्पीचेस दिया करता था और थर्ड स्टेट के जो बाकी लोग थे, ये तो सिर्फ 600 लोगों की बात हो रही है, जो थर्ड स्टेट के बाकी कॉमन लोग थे उन्हें कन्विंस करता था फ्रांस के रेवोल्यूशन का पार्ट बनने के लिए। सिमिलरली एबेसियस भी जो है फर्स्ट या सेकंड स्टेट को बिलोंग करते थे, ये भी जो है बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रेरणा देते थे और लोगों को बोलते थे कि भैया तुम्हें भी फ्रांस का रेवोल्यूशन ज्वाइन कर लेना चाहिए। इन्होंने इसी बात पे एक आर्टिकल लिखा था, बच्चा, और उस आर्टिकल को इन्होंने पब्लिश भी कराया था। तो जो भी आर्टिकल पढ़ता था उसे समझ आता था कि फ्रांस का रेवोल्यूशन कितना जरूरी है। एबेसियस जो है नोबिलिटी को बिलोंग करते थे, यानी सेकंड स्टेट, और मीराबियू जो है क्लर्जी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, राइट। पर ये दोनों साथ किसका दे रहे थे? थर्ड स्टेट का दे रहे थे। चलो आगे चले, उससे पहले क्वेश्चन कर लो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। 30 सेकेंड से आपके पास, कॉमेंट्स में आंसर दो, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या क्या हुआ। वेरी नाइस, द राइट आंसर इज, ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज, और क्या हुआ? जहां नेशनल असेंबली के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स तो बिजी हो गए थे संविधान बनाने में, वहीं फ्रांस में और भी चीजें बहुत खतरनाक चल रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि खाने के वांदे तो चल ही रहे थे, राइट। फ्रांस में क्या है, ब्रेड शॉप्स, ब्रेड मिलना बंद हो गया था, ब्रेड की क्या आ गई थी? स्कैरसिटी आ गई थी। फ्रांस में ब्रेड की स्कैरसिटी आ गई थी। औरतें घंटों ब्रेड शॉप के आगे वेट करती थी कि कब उनका नंबर आएगा, कब उन्हें ब्रेड मिलेगा, कब वो अपने बच्चों को जाके खाना खिलाएंगी। लेकिन जब उनका नंबर आता था तो दुकानदार बोलता था ब्रेड खत्म हो गया, ब्रेड खत्म हो गया। तो औरतों ने, विमेन ने क्या कर दिया था? विमेन हैड स्टार्टेड अटैकिंग द ब्रेड शॉप। ठीक है, तो खाने की बहुत शॉर्टेज हो गई थी और औरतों ने ब्रेड शॉप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया था। फिर आपको पता ही है 14 जुलाई जिससे चैप्टर शुरू हुआ था, 14 जुलाई 1789 को तो बास्टाइल पे अटैक हो गया था, जो राजा की सबसे बड़ी जेल थी, है ना। बास्टाइल अटैक हो गया था। ऊपर से चलो ये सारी चीजें तो कहां हो रही थी? शहरों में हो रही थी। गांव की बात करें, गांव को बोला जाता है बच्चा, फैंसी तरीका है गांव बोलने का, कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब विलेज। कंट्री साइड में क्या हो रहा था कि एक र्यूमर फैल गया था, र्यूमर मतलब अफवाह फैल गई थी कि ये सब देख के राजा इतना गुस्सा हो गया है कि राजा जो है, राजा और राजा के जो रिश्तेदार है, बेसिकली जो अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो गरीबों के रेवोल्यूशन को दबाने के लिए क्या भेज रही है? गुंडे भेज रहे हैं। ब्रिगेंड्स मतलब गुंडों के झुंड भेजे जा रहे हैं गांव गांव में छोटे फार्मर्स की पिटाई लगाने के लिए। तो जब ये अफवाह फैली तो लोगों ने सोचा कि इससे पहले हमारी पिटाई लगे, हम ही लोगों की पिटाई लगा देते हैं। तो सारे छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं इसी फ्रेंजी में, ये देखो, इन द कंट्री साइड र्यूमर फैल गए कि जो लॉर्ड ऑफ द मेनर है, लॉर्ड मतलब जो बड़े बड़े फार्मर हैं। अच्छा, मैंने आपको फ्यूडलिज्म नहीं बताया ना। अच्छा, एक बार फ्यूडलिज्म बता देती हूँ। फ्यूडलिज्म का मतलब है एक तरीके से यूरोप की जमींदारी। फ्यूडलिज्म में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं लॉर्ड बच्चा और एक होते हैं फीफ। फीफ का मतलब है एक तरीके से स्लेव। लॉर्ड जो है कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? ये नोबिलिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और फीफ जो है किसको बिलोंग करते हैं? थर्ड स्टेट को बिलोंग करते हैं, राइट। अब नोबिलिटी के पास क्या होता है? इनके पास होता है बहुत सारा लैंड प्लस मनी प्लस पावर। इनके पास क्या होता है? नो लैंड, नो मनी, नो पावर। इनफैक्ट इन्हें देने पड़ते हैं टैक्सेस। किसे देने पड़ते हैं? लॉर्ड को। तो होता क्या है, जैसे इंडिया में जमींदारी होती थी, यानी कि जमींदार वो लोग होते थे जिनके बहुत सारे बड़ी बड़ी जमीनें होती थी। तो वो जमींदार लोगों के पास इतना पैसा होता था कि वो अपने खेत में खुद खेती नहीं करते थे। वो छोटे फार्मर्स जिन्हें खेती करनी आती थी लेकिन उनके पास कोई लैंड नहीं होता था, उनसे खेती कराते थे और खेती करने का रेंट भी वसूलते थे और फिर टैक्स भी मांगते थे। कुछ वैसा ही सिस्टम चलता था फ्यूडलिज्म में यूरोप में, कि जो लॉर्ड हुआ करते थे उनके पास बहुत सारी जमीन होती थी और उनके पास इतनी पॉलिटिकल और इतनी फाइनेंशियल पावर होती थी कि वो छोटे फार्मर थे जिन्हें वो फीफ बोला करते थे, स्लेव बोला करते थे, उनसे अपने खेतों में काम कराया करते थे और उनसे खेती करने का टैक्स भी वसूला करते थे कि भैया ये जो खेती कर रहे हो तुम हमारे लैंड पे, इसका किराया दो।
खेती करके तो तुम अपने घर ले जाओगे अनाज, तो इसका किराया तुम्हें देना पड़ेगा, तो इसे बोला जाता था फ्यूडलिज्म। सो यहीं पे यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि कंट्री साइड में र्यूमर फैल गया कि नोबिलिटी कैटेगरी के जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, जो भी लॉर्ड्स थे हवेलियों के, मेनर का मतलब हवेलियों में रहने वाले जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो अपने गुंडे लेके हमारे छोटे किसानों की फसल खराब करने आ रहे थे। अब बेचारे छोटे किसानों ने डर के मारे, इसी डर के मारे फार्मर्स ने बोला इससे पहले कि वो हमारे घर तोड़े, हम उनके घर तोड़ लेते हैं, तो वो अपने सारे आइटम लेके, जिससे वो खेती करते हैं, वो सारे आइटम लेके हवेलियों पे अटैक करना शुरू हो गए। अच्छा बच्चा, छोटी हवेली होती है तो उसे मेनर बोलते हैं, जब बहुत बड़ी हवेली होती है कि हवेली के आसपास बहुत सारा लैंड भी होता है जिसमें झरने, नदी, कुछ भी हो सकता है, तो उसे शटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शटू। ठीक है, सो मेनर और शटू के बीच का यही छोटा सा डिफरेंट है। और 2-3 वर्ड लिखे। होज, एक किसानी करने का ये वाला जो फावड़ा जैसे बोलते हैं हिंदी में, उसे इंग्लिश में होज बोलते हैं। पिचफोक होता है, ये इस तरीके का एक फावड़ा होता है जो यूरोप में ज्यादा यूज होता है, इंडिया में कम होता है। शैटू का मतलब इस तरीके की हवेली, हवेली और बहुत सारा लैंड। मीनर का मतलब सिर्फ हवेली, ठीक है, छोटी हवेली। शैटू मतलब बड़ी हवेली। तो यहाँ पे अटैक करना छोटे फार्मर्स ने शुरू कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि जो भी फ्यूडलिज्म के पेपर होते थे, वो जब भी किसी शटू पे अटैक करते, जो उसमें मेमोरियल पेपर्स हुआ करते थे फ्यूडलिज्म के कि भैया ये बड़ा फार्मर है, ये छोटा फार्मर है, इसका इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारे के सारे पेपर जला दिए। उनके घर में जो भी अनाज मिला, जो भी सामान मिला, वो इन लोगों ने होर्ड कर लिया, अपने घर ले गए, लूटपाट मचा दी। और इसी डर के मारे कि भैया हमें ना मार डाले, कई सारे लैंडलॉर्ड्स को, कई सारे नोबिलिटी कम्युनिटी के लोगों को भागना पड़ा, या तो वो दूसरे देश चले गए या तो वो दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो औरतें ब्रेड शॉप पे अटैक कर रही थी, फिर जो है गांव में ये छोटे फार्मर्स बड़े फार्मर्स को अटैक कर रहे थे, और बास्टाइल पे तो अटैक हो ही गया था। इन सबको मिला जुला के बच्चा बोला जाता है फ्रांस का रेवोल्यूशन। 1789 में ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी, और इसे बोला जाता है फ्रांस का रेवोल्यूशन। अब राजा को लग गया डर, अब राजा को समझ आ गया भैया पूरे फ्रांस में आग लगी हुई है, नॉट लिटरली बट पूरे फ्रांस में थर्ड स्टेट जो है वो आवाज उठा रही है। तो राजा को समझ आ गया कि अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, मुझे शायद नाटक ही करना पड़े, लेकिन मुझे अब थर्ड स्टेट की बात जो है माननी पड़ेगी। तो राजा ने घुटने टेक दिए। 4 अगस्त 1789 को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया। डिक्री का मतलब एक डॉक्यूमेंट साइन किया जो नेशनल असेंबली ने उन्हें प्रेजेंट किया था, थर्ड स्टेट ने उन्हें प्रेजेंट किया था, और उससे बोला जाता है बच्चा ऑगस्ट डिक्री, क्योंकि अगस्त में साइन हुई थी, तो इसे बोला जाता है ऑगस्ट डिक्री। और राजा ने इसे साइन किया, और राजा ने बोला आज से जो है फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम खत्म, आज से प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ये जो पैदाइशी प्रिविलेजेस मिल रहे थे नोबिलिटी और क्लर्जी कम्युनिटी को, दे आर अबॉलिश्ड, मतलब कि वो भी खत्म। इनफैक्ट क्लर्जी कम्युनिटी के पास जितना लैंड था, उनसे जब वो लैंड लिया गया ना वापस, तो फ्रांस पे जो 2 बिलियन का कर्जा था ना, वो अपने आप पट गया। तो थर्ड स्टेट के लोग गलत नहीं थे। अगस्त डिक्री में उन्होंने राजा से बात मनवा ली थी फ्यूडल सिस्टम को खत्म करने के लिए, और प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ को खत्म करने के लिए। तो एक तरीके से फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद लोगों की जीत हुई थी, सोसाइटी में थोड़ी सी इक्वालिटी आ गई थी, ओल्ड रिजीम खत्म हो गया था, फ्यूडलिज्म जो है खत्म हो गया था। अब बात यह है कि पावर किसके हाथ में थी? पहले तो सारी पावर एब्सोल्यूट मोनार्की थी, जिसे डेस्पोटिज्म भी बोल रहे हैं हम, सारी की सारी पावर राजा के हाथ में थी। अब क्या हो गया था? एब्सोल्यूट मोनार्की से फ्रांस बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब अभी भी जो हेड है फ्रांस का, वो लुई द 16 ही था, लेकिन लुई द 16 के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया था। ये कब की बात है? 1791 फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, फ्रांस के रेवोल्यूशन के 2 साल बाद। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चा? व्हाई वाज कॉन्स्टिट्यूशन मेड? टू रिड्यूस, राजा की पावर बिल्कुल खत्म नहीं कर रहे थे, टू रिड्यूस द पावर ऑफ द किंग, राइट। अब इससे पहले लॉज कौन बनाता था पूरे फ्रांस में? फ्रेंच के रेवोल्यूशन से पहले राजा बनाता था। एब्सोल्यूट मोनार्की थी, राजा ही सारे डिसीजन लेता था, राइट। स्टेट जनरल बुला के लेता था, लेकिन स्टेट जनरल बुलाने की भी तो जो डिसीजन है वो राजा का ही होता था। अब जो है लॉज बनाने की जो तरकीब है, लॉज बनाने की जो पावर है, वो किसके हाथ में आ गई थी? नेशनल असेंबली के। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, इससे पहले जो लॉज है वो राजा बनाता था, और अब जो है लॉज बना रही थी फ्रांस की नेशनल असेंबली। तो ये कुछ चेंजेस हुए फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद। इस पे क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलो, अब ये एक अलग सा चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में। वैसे तो इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि जो चीज एनसीईआरटी में लिखी नहीं होती है वर्ड्स में, उस पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फ्रांस में क्या है, अभी भी ऊंच नीच का भेदभाव था। अच्छा, आप ये देख के सोच रहे होगे कि राजा के हाथ में अभी भी थोड़ी सी पावर क्यों दे रखी थी। मतलब उस जमाने में ये इमेजिन करना कि कल तक राजा था, मतलब सदियों से राजा का राज चला आ रहा है, राजा का बेटा राजा, रानी की बेटी रानी, लेकिन अब हम एकदम से राजा मिटा दें, ये बहुत ही ज्यादा लिबरल थिंकिंग थी। उस जमाने के हिसाब से लोगों को पच नहीं रही थी, तो लोगों के दिमाग में भी नहीं आया था कि यार राजा को बिल्कुल ही हटा देते ना रास्ते से, सारी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं, राइट। तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। चलो आगे चलते हैं। तो अब फ्रांस में इक्वालिटी इस लेवल पे तो आ गई थी कि ओल्ड रिजीम को खत्म कर दिया था, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ को खत्म कर दिया था, लेकिन अभी भी पुराने जमाने की बात हो रही है। गरीबी अमीरी का भेदभाव अभी भी था, लड़का लड़की का भेदभाव अभी भी था। तो फ्रांस की सोसाइटी को, थर्ड स्टेट हो चाहे सेकेंड स्टेट हो चाहे फर्स्ट स्टेट हो, फ्रांस की सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक का नाम था आपका पैसिव सिटीजन और एक का नाम था एक्टिव सिटीजन। जितनी औरतें थी उन्हें तो बोल दिया पैसिव सिटीजन कि भैया या तो तुम अपने पिताजी की बात सुनो या तो तुम अपने हस्बैंड की बात सुनो, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। और जितने गरीब आदमी थे, गरीब आदमी मतलब जो बहुत कम पैसे कमाते थे, जिनके पास टैक्स देने की, टैक्स भी तो आप एक पॉइंट के बाद देते हो ना, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हो तब तो जाके टैक्स दोगे। जब आप बहुत कम पैसा कमाते हो तो क्या जाके टैक्स दोगे। तो जो बिल्कुल गरीब आदमी थे, चाहे वो अडल्ट थे कि नहीं थे उससे मतलब नहीं है, वो भी किस में आ गए थे, पैसिव सिटीजन में। तो गरीब आदमी और सारी औरतें किस में आ गई, पैसिव सिटीजन में। पैसिव सिटीजन को वोटिंग का हक नहीं था। अच्छा, वोटिंग के हक को बोला जाता है सफरेज। क्या बोला जाता है, सफरेज। वोटिंग राइट को सफरेज बोला जाता है। तो इनके पास सफरेज नहीं था। अब एक्टिव सिटीजन कौन थे, एक्टिव सिटीजन से ऐसे आदमी, पहली बात तो सिर्फ आदमी जो 25 साल से ऊपर थे और जो इतना पैसा कमाते थे कि फ्रांस के एक एवरेज लेबर की 3 दिन की तनख्वाह जितना टैक्स दे सकते हैं, तभी जाके ये क्राइटेरिया बनाया गया था, तभी जाके वो एक्टिव सिटीजन कहलाते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली अमीर 25 साल से ऊपर के अमीर आदमी जो टैक्स दे सकते थे वो एक्टिव सिटीजन है, उनके पास वोटिंग का हक है, सफरेज है। लेकिन गरीब आदमियों और सारी औरतों के पास वोटिंग का हक नहीं है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक तो उस पर क्वेश्चन आता है, दूसरा आप यहां देखिए, ये देखिए। तो जो एक्टिव सिटीजन थे बच्चा, वो दो तरीके का वोट करते थे। अब फ्रांस में क्या है, मोंटेस्क्यू ने जो बात बोली थी ना कि पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में डिवाइड कर दो, वो चीजें फॉलो हो रही थी। तो ये जो एक्टिव सिटीजन हैं, ये वोट देके जुडिशरी सिलेक्ट करते थे। जुडिशरी में लॉयर कौन होगा, जज कौन होगा, ये सारी चीजें सिलेक्ट करते थे। तो एक पार्ट जो है उन्होंने अलग कर दिया, एक पार्ट की वोटिंग हो गई। अब क्या बचा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब इसकी जो वोटिंग है थोड़ी इनडायरेक्ट होती थी। कैसे, एक्टिव सिटीजन वोट देके अपने ही अंदर में से, एक्टिव सिटीजन होंगे लाखों में, करोड़ों में, ये वोट देके अपने ही अंदर से 50,000 आदमियों को सिलेक्ट करते थे। 50,000 आदमियों को, जिन्हें बोला जाता था इलेक्टर। तो इलेक्टर सिलेक्ट होने में तो डायरेक्ट वोटिंग हो रही है, लेकिन ये इलेक्टर बाद में जाके वोट देके नेशनल असेंबली सिलेक्ट किया करते थे, जिसमें सिर्फ 745 मेंबर्स थे। जैसे आज का पार्लियामेंट आप इंडिया का देखते हो तो हमारे पास 543 मेंबर्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। उस जमाने में नेशनल असेंबली में कितने थे, 745, राइट। तो एक तरीके से नेशनल असेंबली की जो वोटिंग है वो इनडायरेक्टली हो रही है, डायरेक्ट नहीं हो रही है। बीच में इलेक्टर सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर जाके नेशनल असेंबली हो रही है। अब सारे लॉज कौन बना रहा है बच्चा, लॉज बना रहे हैं नेशनल असेंबली। ऑब्वियसली राजा के पास पावर है, राजा के पास वीटो पावर है। अगर कोई लॉ राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो राजा नेशनल असेंबली को बोल सकता है, लेकिन बस उतनी ही पावर है। पहले तो सारी की सारी पावर राजा के हाथ में थी, अभी बहुत थोड़ी सी है। यही नेशनल असेंबली के 745 में से कुछ लोग क्या बन जाते थे, मिनिस्टर बन जाते थे। ये भी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आते थे। तो ये राजा के साथ बैठ के डिसीजंस को डिस्कस किया करते थे। तो ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि इस तरीके का वोटिंग सिस्टम चल रहा था। इसके अलावा जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था बच्चा, जैसे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पन्ना है उसे हम प्रियम्बल बोलते हैं, वैसे ही फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पन्ना है उसे बोला गया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब देखो यहाँ पे मैन एंड सिटीजन, आदमी बोला गया, औरतों का क्या। तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन भी ओलंपिक डे गोजेस नाम की एक फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थी जिन्होंने लिखा था।
वो बात अलग है, उनकी किसी ने सुनी नहीं, बाद में जाके उन्हें मरवा दिया गया, उस स्टोरी पे हम बाद में आएंगे। लेकिन आप यहाँ देखो कि सोसाइटी में अभी भी सेक्सिज्म चल रहा था, लड़का और लड़की का भेदभाव अभी भी चल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो पहला पन्ना है उसमें क्या लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस के सभी सिटीजन्स को 4 तरीके के अधिकार दिए गए थे। पहला अधिकार जीने का, कि मतलब राजा जब चाहे तुम्हें नहीं मार सकता है, तुम्हारे पास जीने का अधिकार है। दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुम जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, चाहे वो राजा के हित में है, चाहे राजा के अगेंस्ट है, चाहे नेशनल असेंबली पसंद है नहीं पसंद है, जो तुम्हारा मन करे तुम बोल सकते हो। तीसरा फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, जो तुम अपना ओपिनियन बनाना चाहते हो, पर्सपेक्टिव बनाना चाहते हो, जो तुम अपनी थिंकिंग बनाना चाहते हो, उसका तुम्हारे पास क्या है, पूरा हक है। तो स्पीच और ओपिनियन एक ही बात होगी, ओपिनियन होगा तभी तो बात बोलोगे, राइट, बट दोनों अलग अलग अधिकार थे। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के आगे तुम बिल्कुल इक्वल हो, अगर तुमने गलती की है तो बिल्कुल मैटर नहीं करता तुम कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, तुम्हें वही सजा मिलेगी जो तुम्हारे जुर्म की सजा होगी, ठीक है। तो ये सारे हक को फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला नेचुरल एंड इनएलिएनेबल। नेचुरल मतलब अगर तुम फ्रांस के सिटीजन हो तो पैदा होते ही तुम्हें मिल जाएंगे ये सारे के सारे अधिकार, और ये अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इनएलिएनेबल का मतलब nobody can alienate you from them, यानी कि nobody can snatch, तुमसे वो अधिकार छीने नहीं जा सकते, ठीक है। बाय बर्थ मिला था, और नेशनल असेंबली फ्रांस की स्टेट के पास ये ड्यूटी थी कि अपने सिटीजन्स के इन सारे अधिकारों की वो क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। राजा इससे पहले कोई अधिकार नहीं देता था लोगों को, राजा का जो मन करता था राजा करता था। पहली बार फ्रांस में मिले थे लोगों को अधिकार, राइट। अब आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन और कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। चलो आंसर इसका क्या है, बोथ ए एंड बी। आई होप आपने आंसर कर ही दिया होगा। नेक्स्ट लुई द 16 थोड़ा सा चंट निकला, उसने ऑगस्ट डिक्री साइन तो कर दी, लोगों के सामने तो मान लिया हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन पीछे से वो अपने मायके वालों, उसका मायका सॉरी अपने ससुराल वालों, उसका ससुराल क्या था, ऑस्ट्रिया, प्रिंसेस जो है हमारी मैरी एंटोनियट ऑस्ट्रिया की थी। और उस जमाने में एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था प्रशिया, जो अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, लोग बांट बांट के अपने में मिला चुके हैं। प्रशिया के राजा के पास भी गया षड्यंत्र रचने। अब आप सोच रहे होगे ये राजा इसकी मदद क्यों करेगा, क्योंकि बच्चा लोगों को लग रहा था कि जैसे फ्रांस में फ्रांस की जनता ने राजा को राजगद्दी से उसकी पावर कम कर दी है, कहीं फ्रांस की देखा देखी हमारे देशों में भी लोग ऐसा करना ना शुरू कर दे। तो कोई भी राजा ये नहीं चाहता था कि आसपास की कंट्री में राजा का राजपाट खत्म हो, क्योंकि उसे डर था कहीं उसके कंट्री में उसका ना खत्म हो जाए देखा देखी, राइट। तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के राजा के पास गया लुई द 16, उसने षड्यंत्र रचा। अब इससे पहले कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया के राजा के साथ मिलकर लुई द 16 नेशनल असेंबली को हरा पाता, यहाँ के लोगों पे अटैक कर पाता, उससे पहले ही नेशनल असेंबली को भनक पड़ गई और नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। 1792 में जंग छिड़ गई, किसके खिलाफ, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। अच्छा, ये जो जंग थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि पहली बार ऐसी लड़ाई हो रही थी जिसमें लोग कूद कूद के खुद ही जा रहे थे। जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे, जितने जवान आदमी थे, वो सब कह रहे थे हम भी लड़ेंगे हम भी लड़ेंगे, क्योंकि लोगों की ना ईगो पे बात आ गई थी। अब लोगों को लग रहा था कि अमीरी और गरीबी के बीच की लड़ाई है और ये लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। तो पीपल वर थिंकिंग दैट दिस इज अ वॉर ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट द राजा एंड एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो उस वक्त का यूरोप का बहुत ज्यादा अमीर सेक्शन था ना, उसे तुम एरिस्टोक्रेसी बोलते हो, क्रीमी लेयर एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। अब लोग इसमें वॉलंटियर कर करके जा रहे थे और लोग जीत गए, नेशनल असेंबली जीत भी गई। लेकिन जब लोग लड़ाई लड़ रहे थे तब पहली बार फ्रांस में देशभक्ति के गीत गाए गए, क्योंकि इससे पहले कोई देशभक्ति नहीं थी। लोग सिर्फ राजा को अपना सका मानते थे, आपस में कोई भाईचारा नहीं होता था। पहली बार लोगों को समझ आया कि राजा की छोड़ो यार, हम आपस में भाई भाई हैं। तो उन्होंने बहुत सारे देशभक्ति के गीत बनाए। उसमें से एक गीत था बच्चा मर्सेली। मर्सेली फ्रांस में एक शहर का भी नाम है।
मर्सेली जो गीत था वो इतना फेमस हुआ, नेशनल असेंबली के कई सारे सोल्जर्स ने उसे इतना गाया कि बाद में जाके आज करंटली जो फ्रांस है उसका नेशनल एंथम है हमारा मर्सेली। जैसे इंडिया में वंदे मातरम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे बना था, राइट, वो वंदे मातरम बाद में जाके हमारा क्या बन गया, नेशनल सॉन्ग बन गया। ऐसे जनगण मन जो है हमारा नेशनल एंथम बन गया। ये सारे पेट्रियोटिक गाने हैं। सिमिलरली मर्सेली जाके बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। अच्छा, अब हो तो गई थी रेवोल्यूशनरी वॉर, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेशनल असेंबली जीत तो गई थी, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम ये थी, ऑल अडल्ट मेन तो लड़ाई लड़ने चले गए थे, पीछे से हो गई थी लेबर की शॉर्टेज। अब भैया सारे जवान लोग तो चले गए लड़ाई लड़ने, फ्रांस में हो गई लेबर की शॉर्टेज। लेबर की शॉर्टेज हो गई तो जितनी औरतें थी उनको क्या करना पड़ा था, डबल डबल काम करना था। विमेन हैड टू वर्क, बाहर भी पैसे के लिए भी उन्हें काम करना पड़ रहा था और घर में भी काम करना पड़ रहा था, राइट। तो औरतों पे सारा भार बहुत ज्यादा हो गया था। एट द सेम टाइम एक और प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि सोसाइटी में वैसे तो इक्वालिटी आ गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच में तो अभी भी भेदभाव था। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, वन सेकेंड, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वांटेड वोटिंग राइट्स, है ना, क्योंकि अभी भी जो वोटिंग राइट्स हैं सिर्फ अमीरों को मिला था। औरतें भी बहुत सारे वोटिंग राइट्स मांग रही थी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बना रही थी, वोटिंग राइट्स मांग रही थी, पॉलिटिकल राइट्स मांग रही थी, लेकिन उनकी कोई बात सुन नहीं रहा था बच्चा, राइट, उनकी बात कहीं सुननी नहीं जा रही थी। अब ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब खुले उस जमाने में, इसी बात पे खुल रहे थे क्योंकि वोटिंग की अभी इक्वालिटी नहीं थी। कुछ आदमियों को वोटिंग का हक था, वो एक्टिव सिटीजन थे, कुछ आदमियों को वोटिंग का हक नहीं था, गरीबों को नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल क्लब खुले फ्रांस में जो वोटिंग के लिए इक्वालिटी मांग रहे थे, एटलीस्ट आदमियों के बीच में। औरतों को तो लोगों ने अभी भी साइडलाइन कर रखा था, लेकिन आदमियों के बीच में इक्वालिटी मांग रहे थे। उसमें से सबसे फेमस जो क्लब था बच्चा, उसका नाम है जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब में सोसाइटी के बहुत कम प्रॉस्पेरस, यानी कि मेंबर्स कौन थे जैकोबिन क्लब के बच्चा, सोसाइटी के जो बहुत ही गरीब लोग थे, जैसे कि छोटे छोटे बेकर हो गए, न्यूज़पेपर बेचने वाले लोग हो गए, कॉबलर हो गए, कारपेंटर हो गए, वो लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। और इनका दूसरा नाम क्या होता था, सैंस कुलॉट्स। क्योंकि बच्चा हम फ्रांस की जो बात कर रहे हैं ना, फ्रांस इतना बड़ा और इतना रॉयल देश था, लोग सज के रहते थे। लोग पता अपने ट्राउजर के ऊपर नी कैप पहना करते थे। अब ये मत पूछो क्यों पहनते थे, तब का फैशन था, राइट। अब वही लोग अफोर्ड कर सकते थे, ये जिनके पास पैसा है वही रॉयल तरीके से ड्रेसअप कर सकते थे। लेकिन ये बेचारे जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, ये गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते थे, तो इन्हें बोला जाता था सैंस कुलॉट। सैंस कुलॉट का मतलब भाई ये जो है कुलॉट नहीं पहनते अपने घुटनों के ऊपर, वो नी ब्रीचेस, नी ब्रीचेस बोला जाता था उन्हें, नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं बिकॉज ये गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि नी ब्रीचेस खरीदे। अच्छा, जैकोबिन क्लब के मेंबर एज अ पार्ट ऑफ सिंबल, सिंबल की तरह की, हाँ हम जैकोबिन क्लब के मेंबर हैं। जैसे आजकल क्या होता है, लोग टी शर्टें छपवा लेते हैं अगर किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तब प्रिंटिंग विंटिंग इतनी हाई क्लास तो होती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर स्ट्राइप्ड पजामास पहनते थे। तो सड़क पर अगर कोई स्ट्राइप पजामा पहना हुआ बिना नी ब्रीचेस का आदमी आपको दिखेगा, आप तुरंत पहचान जाओगे जैकोबिन क्लब को बिलोंग करता है। लाल टोपी लगाया करते थे तो क्योंकि ये आजादी मांग रहे थे, लिबर्टी का प्रतीक था कि हमें आजादी चाहिए। तुमने राजा से तो थोड़ी बहुत आजादी ले ली है, लेकिन तुमने आपस में जो है बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट कर रखी है। तो ये जैकोबिन क्लब के मेंबर थे और इनका जो हेड हुआ करता था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। रोबेस्पियर, राइट, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बहुत पसंद आता था लोगों को, क्योंकि बात तो ये सही कर रहा था। ज्यादातर सोसाइटी में लोग गरीब थे, गरीबों को मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब बहुत पसंद आ रहा था। औरतों ने भी अपने बहुत क्लब चलाया बच्चा, बहुत प्रोटेस्ट वगैरह किया, जो हम आगे पढ़ेंगे वो आगे वाले टॉपिक पे आएगा। ये देख लो, सैंस क्लॉज बोला जाता था इन्हें। 1792 में जैकोबिन क्लब के मेंबर ने लोगों को कन्विंस कर लिया कि भैया राजा को राजगद्दी से बिल्कुल उठा के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब हमने एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तो राजा चुपके से षड्यंत्र रचने चला गया ऑस्ट्रिया और प्रशिया के राजाओं के साथ मिलकर, राइट। तो जैकोबिन क्लब के लोगों ने
पेरिस के लोगों को, पेरिस जो है उस जमाने में भी बड़ा फेमस शहर हुआ करता था, आज तो फ्रांस की कैपिटल ही है, पेरिस के लोगों को पेरिसियंस बोलते हैं। तो पेरिसियंस को कन्विंस कर लिया जैकोबिन क्लब ने कि भैया राजा को बिल्कुल ही बिल्कुल गद्दी से उठाना पड़ेगा, राइट। तो 10 अगस्त को 1792 को सारे लोग जो जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे या थर्ड स्टेट के गरीब सेक्शन को बिलोंग करते थे, वो राजा के महल के पास गए। महल का नाम था पैलेस ऑफ टुलेरिस, और राजा के गार्ड्स को मार दिया और राजा के खानदान को हॉस्टेज, हॉस्टेज का मतलब बंदी बना के इन लोगों ने रख लिया। बाद में इन्होंने इन्हें क्या कर दिया, राजा और राजा की पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया और पीछे से फ्रांस में करवा दिए फ्रेश इलेक्शन। फ्रेश इलेक्शन, जो पुराने वाले इलेक्शन थे वो सब खत्म, फ्रेश इलेक्शन हुए और फ्रांस के इलेक्शन का रिजल्ट आया कब, 21 सितंबर 1792 को। अगस्त 10 से लेके 21 सितंबर तक राजा रानी कहां पे हैं और उनका खानदान कहां पे, जेल में पड़े हुए हैं। और 21 सितंबर को जब रिजल्ट आया तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का हेड था उसे बना दिया गया फ्रांस, पूरे फ्रांस का हेड, और फ्रांस को घोषित कर दिया बच्चा रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, व्हाट इज अ रिपब्लिक? एक ऐसी सरकार, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो गवर्नमेंट का हेड होता है, वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, उसे इलेक्शन से जिताया जाता है, उसे तुम रिपब्लिक बोलते हो। क्या मैं डेमोक्रेसी को रिपब्लिक बोल सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्शन से जीतते हैं, राइट। सो डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ रिपब्लिक। तो फ्रांस ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया कि आज से हमारा कोई राजा रानी नहीं है, आज से हम जो है रिपब्लिक हैं और हमारा जो हेड है उसका नाम है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब भैया राजा और रानी के साथ क्या किया जाए, उन्हें पता है मौत के घाट उतार दिया गया। लुई द 16 को ट्रीजन के चार्ज पे, ट्रीजन का मतलब देशद्रोह, लोगों ने बोला तुमने अपने देशवासियों के साथ द्रोह किया है रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलके, तो देशद्रोह के नाम पे उन्हें सेंटेंस, डेथ सेंटेंस दे दिया गया। और एक चौराहा है फ्रांस में बड़ा फेमस था जिसे बोला जाता है प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड, उस चौराहे पे गुलेटिन नाम की मशीन से 21 जनवरी 1793 को, अगले साल, तब तक वो बेचारा जेल में ही था, अगले साल उसे क्या कर दिया गया, मार दिया गया चौराहे पे। सब लोगों ने उसकी मौत देखी, उसका मर्डर देखा। उसके अगले साल उसकी रानी को भी मार दिया गया, बच्चों को भी मार दिया गया, राइट। अब ये गुलेटिन नाम की मशीन क्या होती है बच्चा? गुलेटिन नाम की मशीन कुछ इस तरीके की दिखती थी, लकड़ी से बनी हुई मशीन होती थी, यहाँ पे एक तिरछा ब्लेड होता था, एक इंसान इसका धागा पकड़ के खड़ा रहता था, जैसे ही किसी को मारना होता था उसका जो गर्दन है यहाँ पे फंसाई जाती थी, पूरी बॉडी सीधी रहती थी, गर्दन यहाँ फंसी हुई होती थी, धागा छोड़ा जाता था, ब्लेड नीचे गिरता था और इंसान क्या हो जाता, बीहेड हो जाता था, यानी कि सर धड़ से अलग हो जाता था। तो उसी तरीके से राजा को मारा गया था और उसी तरीके से रानी को मारा गया था। बट एनीवे, अब जो है फ्रांस रिपब्लिक घोषित हो गया था, राजा और रानी को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1793 की बात है, हेड बन गया था फ्रांस का मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। लोग बल्ले बल्ले कर रहे थे कि बढ़िया हो गया, अब तो फ्रांस खुश रहेगा, फ्रांस खुश रहेगा। लेकिन फ्रांस खुश तो छोड़ो, फ्रांस में आ गया था रीन ऑफ टेरर। इतना तो लोग राजा और रानी से दुखी नहीं थे जितना लोग मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर से 1 साल के अंदर दुखी होने वाले थे, क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा आदमी था। ये लोगों के लिए कुछ, इसको सिर्फ लड़ाई झगड़ा आता था, इसको कोई लोगों से कोई प्यार नहीं था, इसने लोगों में दहशत फैला रखी थी बच्चा। ये क्या करता था कि अगर कोई भी इसके अगेंस्ट बोलता था या तो उसे जेल में डाल देता था या गुलेटिन से मरवा देता था, चाहे वो इसकी पार्टी के लोग क्यों ना हो, जैकोबिन क्लब के लोग क्यों ना हो। अगर गिल्टी बोलता था, अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ बोला है तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, चाहे तुम गिल्टी हो नहीं हो, वो तो ये प्रूफ कर देता था कि हाँ ये गलती है। जिसको मरवाने का मन है उसे तुम गलत तो प्रूफ कर ही दोगे, तुम्हारे हाथ में इतनी सारी पावर है। तो रोबेस्पियर ने ऐसी बहुत सारी हरकतें की। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोबेस्पियर के राज को रीन ऑफ टेरर क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहली बात तो उसने लोगों की तनख्वाह पे एक मैक्सिमम कैप लगा दिया। ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में, रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता, आप जितनी मेहनत करो उतना पैसा कमाओ। इसने बोला कि तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कमा ही नहीं सकते, चाहे तुम मेहनत कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, राइट। तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। चीजों के प्राइसेस पे भी ये कैप लगा दिया। आप दुकानदार हो, आप चाहोगे कि आपके प्रोडक्ट का आपको बेस्ट प्राइस मिले, सबसे महंगे दाम में बिके, लेकिन इसने क्या कर दिया, उस पर कैप लगा दिया कि इससे ज्यादा तुम बेच ही नहीं सकते, इससे ज्यादा प्राइस पे। इसने लोगों का मीट और ब्रेड राशन करना शुरू कर दिया कि अच्छा भैया तुम्हारी फैमिली में 4 लोग हैं, तुम्हें इतना ही ब्रेड मिलेगा, इतना ही मीट मिलेगा, राइट। फैमिली के साइज के हिसाब से ब्रेड और मीट देता था। लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी अपना राशन भी अपने मन मुताबिक खरीदने की। देन फार्मर्स को ये फोर्स करता था कि तुम्हें अपना सारा अनाज जो है गवर्नमेंट को ही बेचना है और एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही बेचना है, वरना तुम्हारी पिटाई लगेगी, गुलेटिन से मरवा देंगे। देन द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर, जो अब ब्रेड मिलती है वहां पे,
हमारे यहाँ चपाती के कितने फॉर्म है, नान है, मिस्सी रोटी है, चपाती है, कुलचा है, भटूरा है, कितने अलग अलग तरीके की रोटियां। वहां पे भी ब्रेड अलग अलग तरीके की आती है, महंगी ब्रेड, सस्ती ब्रेड और सस्ती ब्रेड। तो जो महंगी ब्रेड होती थी उसने उसको मार्केट से खत्म ही कर दिया था। सिर्फ एक तरीके की फ्रांस में ब्रेड मिलती थी जिसे बोला जाता था इक्वालिटी ब्रेड, या फ्रेंच भाषा में बोलते थे पेन दे गैलाइट, यानी कि अगर आप अमीर हो गरीब हो डजंट मैटर, आपको यही ब्रेड खानी पड़ेगी जो होल व्हीट से बनी हुई होती थी, फ्लावर से भी नहीं बनी होती थी, मैदे से भी नहीं बनी होती थी, इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल। अब फ्रांस में क्या होता था, जो अमीर लोग होते थे उन्हें मैडम, मोनशोर इस टाइप से बुलाया जाता था, जैसे हमारा श्रीमान, श्रीमती, किसी के नाम के आगे जी लगा दिया, ऐसे आदर सत्कार से बुलाते हैं। इसने बोला नहीं, सोसाइटी में इतनी जबरदस्ती की इक्वालिटी क्रिएट की हुई थी इसने कि तुम किसी भी लेवल के इंसान हो, तुम्हें जो है या तो सितोयन बोलेंगे अगर तुम आदमी हो तो, या सितोयने बोलेंगे। सितोयन का मतलब मेल सिटीजन, सितोयने का मतलब फीमेल सिटीजन, और तुम्हें मैडम, मोन्सियोर नाम से नहीं बुला सकते। अब ये फ्रेंच कल्चर का हिस्सा था, इसने कल्चर ही खत्म करने की ठान ली थी। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर एथीस्ट था, इसका रिलीजन में कोई विश्वास नहीं था। इसने सारे चर्चेस को तोड़ फोड़ मचा के उन्हें गवर्नमेंट बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया था, लोगों की बड़ी बड़ी हवेलियों को गवर्नमेंट बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया था। तो ओवरऑल मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर अपने खुद के लोगों को भी नहीं पसंद आ रहा था, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को भी नहीं पसंद आ रहा था। एक साल इसने ये हरकतें की, एक साल के बाद जुलाई महीने में 1794 में इसे भी इसी की गुलेटिन नाम की मशीन से, गुलेटिन इसकी नहीं थी, गुलेटिन नाम के आदमी ने बनाई थी, बट एनीवे गुलेटिन नाम की मशीन से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को मौत के घाट उतार दिया गया। जो हश्र राजा और रानी का हुआ वही हुआ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का। चलो आगे चले, उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लो। राइट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रीजन। अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के मरने के बाद फिर से फ्रांस में क्या है, इंस्टेबिलिटी आ रखी थी। पहले राजा मार देते हैं, फिर रानी मार देते हैं, फिर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को मार देते हैं। तो बेसिकली एक तरीके की ऐसी टिकाऊ सरकार बनी नहीं पा रही है जो एकदम बढ़िया सी टिक के काम करे, बनी नहीं पा रही है। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को मारने के बाद, फिर से एक नया संविधान बना। उस नए संविधान में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपने राज में जो इकलौती अच्छी चीज की थी, यहां जो इलेक्शन हुआ था ना, सॉरी मैं बताना भूल गई, ओके यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे वोटिंग का हक सबको मिला था, यूनिवर्सल मेल सफरेज था। मेल सफरेज का मतलब सारे आदमियों को, फ्रांस के सारे अडल्ट आदमियों को वोटिंग का हक मिला था। यूनिवर्सल अडल्ट मेल सफरेज, अडल्ट यूनिवर्सल भी नहीं, अडल्ट मेल सफरेज था। औरतों को नहीं मिला था लेकिन आदमियों को मिला था। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के मरने के बाद जब फिर से इलेक्शन हुए, नया संविधान बना, तो फिर से नॉन प्रॉपर्टी वाले आदमियों को, यानी कि गरीब आदमियों से फिर से वोटिंग का हक छीन लिया गया। तो देखो ना, कभी देते हो कभी नहीं देते हो, फिर से देते हो फिर से छीन लेते हो। तो इस तरीके की हरकतें चल रही हैं। अच्छा, एक चीज जो फ्रांस ने सीखी थी, जो इकलौती अच्छी चीज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के मरने के बाद फ्रांस ने सीखी थी, वो ये थी कि अगर पावर एक आदमी के हाथ में रहेगी तो पावर जो है डिस्ट्रॉय करेगी, चाहे वो राजा क्यों ना हो, चाहे वो मैक्सिमिलियन क्यों ना हो। तो लोगों ने इस बार क्या किया, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा लोकसभा होता है ना, उसी तरीके से राज्यसभा विधानसभा सॉरी, वैसे ही वहां पे दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में से लोगों ने 5 मेंबर्स की एक डायरेक्टरी बनाई। दो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, LC1, LC2। ये लोग मिलके 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी को इलेक्ट करेंगे, और ये पांचों मेंबर्स जो हैं फ्रांस के हेड बनेंगे, एक इंसान नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात लोगों ने सीखी। लेकिन ये बेचारे लोगों से काम ही नहीं हो पा रहा था, इनसे बन ही नहीं पा रही थी सरकार, और फ्रांस की पोजीशन इतनी वीक हो गई थी कि आसपास के जो देश हैं फ्रांस को हथियाने के लिए अपनी सेना बार बार भेजते रहते थे। फ्रांस पे बहुत सारे अटैक हो रहे थे। तो फ्रांस का जो मिलिट्री का हेड था बच्चा, जिसका नाम था नेपोलियन, 10th में बहुत याद आएगा ये भाई साहब। 10th का जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ते ही तुम्हें नेपोलियन के बारे में पता चलेगा। बट एनीवे, नेपोलियन बोनापार्टे जो फ्रांस की मिलिट्री का हेड था, वो फ्रांस को बाकी देशों से उसने बचा तो लिया, लेकिन फ्रांस में जो इस तरीके की हरकतें चल रही थी उसने बाजी मार ली। उसने इन सबको पीछे किया, इनमें से लोगों को मरवाया,
और फिर से फ्रांस का राजा बनके, खुद फ्रांस का राजा बनके बैठ गया। अब ये कहानी तुम्हें क्लास 10th में पता चलेगी, लेकिन अभी तक तुम्हें यही पढ़ना है कि दो एलसीज मिलके एक डायरेक्टरी इलेक्ट करते थे जिसमें 5 मेंबर्स थे, लेकिन फिर भी फ्रांस इतना ज्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया था, इतना पॉलिटिकल वैक्यूम था कि बाकी देश फ्रांस पे कब्जा जमाने के लिए बैठे थे। और तभी नेपोलियन बोनापार्टे जो मिलिट्री का हेड था वो आया, उसने फ्रांस को बचाया, लेकिन वो फ्रांस की गद्दी पे खुद बैठ गया। ठीक है, चलो यहां पे हो जाता है फ्रांस का रेवोल्यूशन वाला पार्ट खत्म। अब चलते हैं हम औरतों की तरफ, थोड़ा औरतों की बातें करते हैं, थोड़ा स्लेवरी की बातें करते हैं, और फिर चैप्टर हो जाता है खत्म। तो विमेन बिफोर एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन। तो बच्चा विमेन बिफोर की बात करते हैं तो फ्रांस में दो तरीके की औरतें होती थी, एक जो रिच फैमिलीज को बिलोंग करती थी, एक जो पुअर फैमिलीज को बिलोंग करती थी। जो रिच फैमिली की औरतें होती थी इनके पास जो है एजुकेशन होती थी, एजुकेटेड थी, ये जो है इलिटरेट थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप गरीब घर में पैसे पैदा हुए हो, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आप पढ़ाई कहां से करोगे, राइट। रिच फैमिली की जो औरतें होती थी इनकी जो मैरिजेस हैं, मैरिड अर्ली, इनकी जल्दी शादी करा दी जाती थी, ये काम नहीं करती थी, नो वर्क, कोई काम नहीं करती थी, सारा दिन घर में बैठी रहती थी। इनकी मैरिज जो है लिटिल लेट होती थी, मैरिज जो है इनकी बाद में होती थी क्योंकि इन्हें कमाना पड़ता था। और ये जो है दोनों काम करती थी, घर का काम भी बाहर का काम भी, हाउस प्लस आउटसाइड वर्क, जैसे फूल बेचने वाली, ब्रेड बनाने वाली, इस टाइप का काम करती थी। अच्छा, ये काम तो करती थी बेचारी, लेकिन इन्हें आदमियों से कम तनख्वाह मिलती थी। मतलब अगर एक औरत ब्रेड बना रही है तो उस ब्रेड के उसे कम पैसे मिलते थे, आदमी ब्रेड बना रहा है तो उस ब्रेड के उसे ज्यादा पैसे मिलते थे, क्योंकि सोसाइटी में क्या थी, पेट्रियार्की, जो वैसे आज भी चल रही है, बट लेट्स टॉक अबाउट पुराना जमाना। तो इस तरीके की दो तरीके की औरतें थी ऑलरेडी। अब ये वाली औरतें तो आवाज नहीं उठा रही थी रेवोल्यूशन में, क्योंकि इनका क्या काम, इन्हीं के घर वालों के खिलाफ तो रेवोल्यूशन हो रहा था, अमीर फैमिली उसके खिलाफ। गरीब वाली जो औरतें थी ये आवाज उठा रही थी, ये बोल रही थी कि हमें वोटिंग का हक दे दो भैया, हमें वोटिंग का हक दे दो, पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दो, हमें भी जैकोबिन क्लब के मेंबर बना लो, हमें भी रेवोल्यूशनरी वॉर में पार्टिसिपेट करने दो, हमारा भी तो देश है, हमें भी कुछ करने दो। इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, प्रोटेस्ट किए, अपने न्यूज़पेपर बनाए, लेकिन आदमियों ने इनकी एक नहीं चलने दी। इनकी मेन डिमांड थी कि औरतों को भी वोटिंग का हक मिले। लेकिन 1791 का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, जिसमें एक्टिव पैसिव सिटीजन थे, उसमें तो औरतों को पैसिव सिटीजन ही बोल दिया था। तो बेचारों की वोटिंग की डिमांड तो इन्होंने बिल्कुल ही नहीं सुनी। दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली। इन्होंने बोला अच्छा चलो हमें वोटिंग का हक नहीं दे रहे हो, कम से कम नेशनल असेंबली में हमारे लिए 1-2 सीटें रख लो, कम से कम हमें पॉलिटिकल ऑफिस तो दे दो। लोगों ने इनकी एक बात नहीं सुनी, तो औरतों को उनका हक नहीं मिला, राइट। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट एंड द वुमेन। उसके बाद क्या है, रेवोल्यूशनरी सरकार बन गई। 1791 के बाद मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार बन गई थी ना 1792 में, राजा और रानी को जो मौत के घाट उतार दिया था। तो उस वक्त इनके लिए कुछ अच्छे काम भी हुए, कुछ बुरे काम भी हुए। अच्छे कामों में क्या हुआ, औरतों के लिए स्कूल बनाए गए, कंपलसरी कर दिया गया छोटी बच्चियों के लिए स्कूल जाना, राइट। कॉलेज जाना तो आपके ऊपर था, लेकिन स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया गया। पहले जो है माँ बाप उनकी जबरदस्ती शादियां कर देते थे, वो जबरदस्तियां जो शादियां हैं वो बिल्कुल बंद हो गई। अब शादी करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। डिवोर्स पहले सिर्फ आदमी दिया करते थे, अब जो है औरतों का भी डिवोर्स देना मुमकिन हो गया था। भैया तुम्हें नहीं पसंद आ रहा, तुम्हारा हस्बैंड दे दो डिवोर्स, ठीक है। तो डिवोर्स अब दोनों तरफ से हो गया था। मैरिज वॉज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया। पहले क्या है, मैरिज को रिलीजन से बहुत लिंक किया जाता था, अब मैरिज को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था। जब सिविल कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो बिगड़ भी सकता है, यानी कि टूट भी सकता है, तो डिवोर्स भी हो सकता है। डिवोर्स वॉज मेड लीगल। पहले डिवोर्स लीगल ही नहीं था औरतों के लिए, अब लीगल कर दिया था। औरतों को जॉब की ट्रेनिंग मिलती थी कि भैया अगर तुम्हें छोटा मोटे काम से कुछ बड़ा काम करना है, थोड़ा छोटा सा बिजनेस खोलना है तो तुम खोल सकती हो। ये सारी तो हुई अच्छी हरकतें। लेकिन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने रेवोल्यूशनरी विमेन पे, रेवोल्यूशनरी मतलब जो विमेन प्रोटेस्ट करके आवाज उठा रही थी, उनके खिलाफ बड़े जुल्म किए। उन्होंने क्या किया, नई गवर्नमेंट जो आई मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की, उन्होंने विमेन के जितने पॉलिटिकल क्लब्स थे, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस थी, सबको क्या बोल दिया, पॉलिटिकली इलीगल बोल दिया। एक सेकेंड रुको। कुछ तो दिक्कत है साउंड में।
हाँ हाँ, औरतों के सारे पॉलिटिकल क्लब को इसने इलीगल करार दे दिया। अच्छा, 1 मार्क का एक और क्वेश्चन आता है, जिसका क्वेश्चन होता है कि सबसे, जैसे और आदमियों में सबसे फेमस क्लब कौन सा था, जैकोबिन क्लब, वैसे ही सबसे फेमस क्लब तुम्हारा औरतों के लिए कौन सा था, सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी विमेन। Society of the Revolutionary Women was the most important political club of that time. Revolutionary and Republican भी था, सॉरी, Revolutionary and Republican Women। बच्चा ये एक ही क्लब का नाम है, बच्चों को लगता है 2 क्लब्स का नाम है, एक ही क्लब का नाम है, सबसे फेमस था। एनीवे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन करा दी थी। बहुत सारी प्रोमिनेंट औरतें थी, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन जिसने लिखी थी, ओलंपिक डे, गोर्जेस, उनको भी जेल में डाल दिया था, विमेन प्रोटेस्टर को मौत के घाट उतार दिया था, बहुत कुछ कर दिया था। तो औरतों के साथ अच्छा नहीं हो रहा था। और ये जो औरतों की वोटिंग राइट की लड़ाई है, ये फ्रांस में 200 साल तक चलती रही, इनफैक्ट पूरी दुनिया में चलती रही। इसे बोला जाता है इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। जितनी लड़कियां ये लेक्चर देख रही है ना, एक बात याद रखना बच्चा, कि आज से 70-80 साल पहले भी पूरी दुनिया में औरतों के लिए इक्वालिटी नहीं थी। आज भी ऑन पेपर इक्वालिटी है, सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, ये आपको भी पता है। सो 200 साल तक फ्रांस की औरतों ने लड़ाई लड़ी। फ्रांस इतना मॉडर्न हो गया, फ्रांस में इतनी बिल्डिंगें बन गई, इतने सारे लोग लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, लेकिन औरतों को वोटिंग का हक उन्होंने 1946 में जाके दिया। इससे अच्छा तो हमारा ही देश है। 1947 में हम आजाद हुए, तब से हमने औरतों को वोटिंग का हक दे रखा है, राइट। एनीवे, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट बोलते हैं, फेमिनिज्म मूवमेंट होते हैं बच्चा। दुनिया में बहुत सारे देशों में क्योंकि वोटिंग हक कहीं पे भी नहीं था औरतों के लिए, तो औरतों ने अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करके लड़ाइयां लड़ी हैं वोटिंग का हक जीतने के लिए। उसे ही बोला जाता है इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, ठीक है। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं था कि जो एक दिन हुआ और सफल हो गया, बट ओवरऑल दुनिया में बहुत अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग टाइम पे ये मूवमेंट्स हुए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चा स्लेव ट्रेड। अब तो कान खोल के सुनना, क्योंकि कुछ ऐसा सुनने जा रहे हो जिससे तुम्हारे दिमाग के परकच्छे उड़ जाएंगे। स्लेव ट्रेड, जिंदा इंसानों को नौकरों की तरह, और नौकर भी नहीं, एनिमल्स से भी बदतर ट्रीट किया जाता था यूरोप के देशों द्वारा। तो बच्चा, यूरोप के जो देश है इनके पास थी पावर। कैसे थी पावर? एक तो पैसा था, दूसरी थी बंदूकें, तो इनके पास थी पावर। बाकी दुनिया में भी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, वहां पे गोला बारूद बंदूकें भी आई नहीं थी। तो ये अपनी गोला बारूद बंदूकों से बहुत सारे देशों पे कब्जा करते थे। ब्रिटेन क्या है? यूरोप का देश है, इंडिया पे कब्जा करता था, श्रीलंका पे करता था, कैरेबियन आइलैंड पे करता था, पता नहीं कहां कहां करता था। सिमिलरली अफ्रीका के देशों पे कब्जा किया जाता था, कैरेबियन आइलैंड्स पे कब्जा किया जाता था, एशियन कंट्रीज पे कब्जा किया जाता था। यूरोप के पावरफुल देश सब जगह कब्जा मचाए बैठे थे। इनफैक्ट एक टाइम पे तो अमेरिका भी कब्जे में किया हुआ था उन्होंने। बट एनीवे, कॉलोनीज इन द कैरेबियन, कैरेबियन एक समुंदर का नाम है, वहां पे जो आइलैंड्स है उन्हें कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं, जैसे कि मार्टिनिक, ग्वाडेलूपे, सैन डोमिंगो, ये छोटे छोटे आइलैंड्स थे। अब इन आइलैंड्स पे लोग नहीं रहते थे, ज्यादा रहते थे ट्राइबल कम्युनिटीज में, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, बड़े बेचारे सिंपल लोग थे, टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। तो यूरोप के लोग क्या करते थे, वहां पे गोला बारूद बंदूकें लेके जाते थे, इन लोगों को मतलब बंदी बनाते थे और इन्हीं से स्लेव की तरह काम कराते थे इन्हीं के कंट्री में, और जो सारा पैसा आता था वो अपनी जेब में रखते थे। तो इस तरीके का सिस्टम चल रहा था। जैसे इंडिया में भी यही हुआ, आप सबको मालूम ही है। अब इसे बोला जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो ये है आपका बच्चा यूरोप, एक सेकेंड, ये है यूरोप, राइट, ये है अफ्रीका। अब यहाँ पे इंडिया, श्रीलंका, एशिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इसकी बात हो रही है, क्योंकि एशिया पे कब्जा जमाने यूरोप के देश बाद में आए, पहले से अफ्रीका पे चल रहा था। ये है अमेरिका। तो अमेरिका पे भी यूरोप ने कब्जा जमाया हुआ था और अफ्रीका पे भी कब्जा जमाया हुआ था। अमेरिका को ये लोग यूज कर रहे थे अमेरिका के लैंड के लिए। अमेरिका के लैंड पे शुगर, कॉटन, टोबैको उगाया जाता था। ये सारी चीजें किसे चाहिए थी? यूरोप को चाहिए थी। यूरोप में चीनी भी चाहिए थी, टोबैको भी चाहिए था और कॉटन भी चाहिए था कपड़ा वपड़ा बनाने के लिए, राइट। अब अमेरिका में काम किससे करवाएं? क्या ये लोग जो यूरोपियन सभ्यता के लोग हैं, जिन्हें फैंसी कपड़े पहनना, फैंसी पार्टीज में जाना तब से पसंद है, क्या ये लोग जाके अमेरिका में काम करेंगे जहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं थी? नहीं। ये लोग क्या करते थे, अफ्रीका से बंदूकों की मदद से, बंदूकों से डरा धमका के अफ्रीका के लोगों को शिप्स में बंदी बना के लेके आते थे यूरोप। अच्छी, यूरोप नहीं लेके आते थे, रुको, अफ्रीका के लोगों को बंदी बना के ये लोग शिप्स में भर के लेके जाते थे अमेरिका। अमेरिका में होते थे यूरोप के
यूरोपियन कॉन्ट्रैक्टर्स। अमेरिका में होते थे यूरोपियन कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास बहुत पैसा होता था, जिन्होंने यहाँ पे लैंड वैंड खरीद के खेती करने का सोचा होता है। लैंड वैंड खरीदना क्या है, कब्जा जमा के। तो इन सारे लोगों को स्लेव बना के महीनों महीनों शिप्स में भर के लाया जाता था, बंदी बना के। देखो ना फोटो कैसे बंदी बनाया हुआ है, जानवरों से बदतर ट्रीटमेंट है, खाना वाना नहीं देते थे, कोई ज्यादा चू चपट करता था गोली मार देते थे, समंदर में फेंक देते थे। ठीक है, देखो एकदम नंगू पंगू लेके आ रहे, कपड़े तक नहीं देते थे। और ये लेके आते थे स्लेव्स को यहाँ पे कॉटन कॉन्ट्रैक्टर पर इंसान, कॉटन कॉन्ट्रैक्टर पर इंसान पैसे दिया करता था। यहाँ पे मैं रुपी का साइन बना रही हूँ, यूरो का बनाना चाहिए था, बट तुम समझ जाओ। कॉटन कॉन्ट्रैक्टर, जो लोग ये स्लेव्स को लेके आते थे, उनसे स्लेव खरीदता था जैसे सामान खरीद रहा हो, और फिर उनसे यहाँ पे काम कराया जाता था। और काम करके जो प्रॉफिट आता था, ये सामान उगा के बेच के जो प्रॉफिट आता था, वो जाता था यूरोप। उसी प्रॉफिट से यूरोप और डेवलप होता था, और बंदूकें खरीदता था, और ज्यादा अफ्रीका के लोगों को बंदी बना के लाता था, और ज्यादा। ये पूरा प्रोसेस चलता ही जाता था, और यूरोप के सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते थे। अभी हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, तो फ्रांस के कुछ पोर्ट सिटीज है बच्चा, पोर्ट सिटीज मतलब समुद्र के पास वाले, जैसे कि बोर्डियो और नांतेस। तो बोर्डियो और नांतेस दो फेमस स्लेव सिटीज के नाम से जाने जाते हैं, जहां से बड़ी बड़ी शिप से जाया करती थी अफ्रीका में, और ये सारा कार्यक्रम चला जा रहा था। और ये बात कब की है, ये 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी ऑलमोस्ट तक ये चला है। 16th सेंचुरी में थोड़ा बहुत बंद होना शुरू हो गया था, बट प्रॉपरली जाके 17th 18th सेंचुरी में बंद हुआ है। सो एंड ऑफ स्लेवरी कब हुआ, जब जैकोबिन क्लब की सरकार आई, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार आई। तो मैक्सिमिलियन में बेशक लाख बुराइयां हों, लेकिन उसे एक बात समझ आती थी कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो वो स्लेव्स की स्लेवरी को उसने बंद कर दिया। उसने सारे स्लेव्स को जो बंदी बना के रखा हुआ था फ्रांस में, उन्होंने छोड़ दिया। 10 साल के बाद, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बाद, जब नेपोलियन गद्दी पे बैठा, उसने स्लेवरी को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि नेपोलियन का मानना था कि अगर सोसाइटी में इक्वालिटी है तो सबके पास फ्रीडम है। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं अपनी फ्रीडम यूटिलाइज करके किसी इंसान को खरीद के उससे काम कराना चाह रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, ये नेपोलियन का मानना था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का मानना था कि नहीं भाई, सबके पास फ्रीडम है, सबके पास आजादी होनी चाहिए, जानवरों जैसा व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो सिर्फ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के टाइम पे स्लेवरी खत्म हुई थी। अदरवाइज फ्रांस में से 1848 में जाके स्लेवरी खत्म हुई। तब तक ब्रिटेन अभी भी स्लेवरी कर रहा था, जर्मनी अभी भी स्लेवरी कर रहा था। तो यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे स्लेवरी खत्म हुई, और इसीलिए आप देखते हो कि बाहर ब्लैक और व्हाइट के बीच में आज भी कितनी टेंशन है, क्योंकि ये जो व्हाइट यूरोपियन लोग थे, इन्होंने अफ्रीका के लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, अफ्रीका के एंसेस्टर्स के साथ अच्छा नहीं किया है। इनफैक्ट ये जो वर्ड यूज किया जाता है ना, नीग्रो, हम लोग भी कभी कभी यूज कर देते हैं, नीग्रो इंसान, ये गाली है बच्चा। इट इज एक्चुअली अ डेरोगेटरी स्टेटमेंट। अफ्रीका के जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन जो सहारा डेजर्ट वगैरह में रहती है, उनको नीग्रो बोलना गाली है, नहीं बोलना चाहिए। जैसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी बोलना गाली है, फन नहीं है, कूल नहीं है, वैसे ही नीग्रो बोलना भी कूल नहीं है। एक और चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इमांसिपेशन का मतलब होता है आर्ट ऑफ फ्रीइंग। तो इमांसिपेशन मिला आपको स्लेव्स को फ्रांस में जाके 1848 में। पूरी दुनिया में थोड़ा बहुत उससे पहले भी मिल गया था, थोड़ा बहुत उसके बाद भी मिला। एनीवे, लास्ट टॉपिक से पहले एक जल्दी से क्वेश्चन करके दिखा दो। क्वेश्चन है आपका ये, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। तो रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, तो उससे एवरीडे लाइफ पे क्या फर्क पड़ा। पहला पॉइंट है बच्चा, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। राजा महाराजा क्या करते थे, सेंसरशिप लगाते थे। सेंसरशिप का क्या मतलब होता है, सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको खाना कैसा लगा बताओ, तो आप क्या बोलोगे, या तो मुंह से बोलोगे बहुत अच्छा लगा, अगर मुंह से बोल नहीं पा रहे हो तो बोलोगे बहुत अच्छा लगा, या फिर अगर आप दूर बैठे हो, किसी और घर में बैठे हो, मैं किसी और घर में बैठी हूं, मैंने आपको फोन पे पूछा है, तो आप मुझे टेक्स्ट करके बताओगे बहुत अच्छा लगा या बहुत खराब लगा, राइट, या मुझे फोन करके बताओगे, या फिर अपने फेसबुक पे जाके लिखोगे स्टेटस की यार आज खाना बहुत अच्छा खाया, या जाके अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालोगे खाने की और बोलोगे यार खाना वाज वेरी टेस्टी। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आपके मन में जो आ रहा है आप उसे व्यक्त कर रहे हो अलग अलग तरीके से। अगर इसी पे मैं रोक लगा दूं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो इसे क्या बोलते हैं,
सेंसरशिप बोलते हैं। तो फ्रांस में क्या है, पहले सेंसरशिप थी, राजा के खिलाफ क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे उस सारी चीजों को राजा जो है कंट्रोल करता था, लोगों को आजादी नहीं थी। फ्रांस के रेवोल्यूशन के तुरंत बाद क्या हुआ, सबसे पहले सेंसरशिप हटाई गई, फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब कि अखबारों में आपको जो लिखना है वो लिखो, राजा के लिए लिखना है अच्छा तो अच्छा लिखो, बुरा लिखना है बुरा लिखो। तो ये सब कुछ फ्रांस में धीरे धीरे बदला। जैसे जैसे लोगों को ये फ्रीडम मिली, सेंसरशिप हटी, फ्रीडम ऑफ प्रेस हटी, तो वैसे वैसे लोग जो फ्रांस के फिलोसफर्स हैं, चाहे वो जॉन लॉक है, रूसो है, मोंटेस्क्यू है, उन सब की बातें भी और ज्यादा लोग डिस्कस करने लगे। पहले जो है लोग डिस्कस करने से भी डरते थे, अब धीरे धीरे लोग डिस्कस करने लगे, लोगों को थोड़ा फ्री और लिबर्टी फील होने लगी, सोसाइटी में जो है इक्वालिटी आई, ओल्ड रिजीम हट गया बच्चा, ओल्ड रिजीम के जो प्रिविलेजेस थे, ऑगस्ट डिक्री के बाद ओल्ड रिजीम के जो प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, वो सारे हटा दिए गए। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से लोगों को खुद के अधिकार मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट, और क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये सारी चीजें फ्रांस की आम जिंदगी में, आम लोगों की आम जिंदगी में आपको फ्रांस के रेवोल्यूशन की वजह से देखने को मिली। और तभी फ्रांस के लोग आज भी बहुत रेवोल्यूशनरी माने जाते हैं, क्योंकि उनके डीएनए में आ चुका है। ये सबसे पहले देश थे जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे रेवोल्यूशन किया था, तो ऑब्वियसली वो डीएनए में आ गया था। एनीवे, क्लास 10th में तुम पढ़ोगे कि फ्रांस का रेवोल्यूशन 3 चीजों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी मतलब सोसाइटी में सब लोग समान हो, लिबर्टी का मतलब सोसाइटी में आजादी हो, फ्रेटर्निटी का मतलब सोसाइटी में भाईचारा हो आपस में। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे फ्रांस के रेवोल्यूशन के, और इसीलिए दुनिया आज भी फ्रांस के रेवोल्यूशन को पढ़ती है। यही है फ्रांस के रेवोल्यूशन की लेगेसी। लेकिन बाद में फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने तो फ्रांस के रेवोल्यूशन से बहुत कुछ सीखा, लेकिन फ्रांस की खुद की जगह क्या हो गया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर भाई साहब गद्दी पे बैठ गए, जो एक तरीके से बाद में कुछ अच्छे काम भी किए इन्होंने और कुछ बुरे काम भी किए। इन्हें मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सिर्फ फ्रांस पे राज नहीं किया, बहुत एम्बिशियस आदमी थे, इन्होंने जर्मनी, इटली, बहुत सारी जगहों पे राज किया। बाद में इन्हें भी हरा दिया गया था 1858 में एक बैटल में। वैसे तो बहुत सारी बैटल्स इन्होंने जीती, लेकिन एक फाइनली बैटल में, बैटल ऑफ वाटरलू में इन्हें हरा दिया गया था। ये सारी कहानी तुम क्लास 10th में पढ़ोगे। लेकिन ये जो फ्रांस का रेवोल्यूशन है, इससे हमारे यहाँ के टीपू सुल्तान हो, राजा राम मोहन रॉय हो, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली, क्योंकि ये दुनिया का पहला इतना बड़ा लेवल पे रेवोल्यूशन हुआ था। पहली बार लोगों ने सोचा कि क्यों ना राजा को ही गद्दी से हटा दिया जाए। इससे पहले लोगों के लिए ये सोचना भी पाप होता था, राइट। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर बच्चा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा नाम था शुभम पाठक। होमवर्क क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर देना। एक और छोटा सा क्वेश्चन देके जा रही हूं जो कि आपके बहुत काम आएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज कि विच कंट्री डिड द क्वीन बिलोंग टू। क्वीन जो है हमारी किस कंट्री की थी शादी से पहले, ठीक है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी बता देना। बाय बाय।